कि वो गूगल से आंसर जल्दी खोजने वाला आंसर जो है, तुमको फैक्चुअल पता है तो पता है, बाकी हाँ स्टेटमेंट में टाइम लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटमेंट में आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, स्टेटमेंट में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ तो बस सिंपली आप देखो और सर्च मारो मिल जाएगा। पेपर देखा मैंने, मुझे तो नहीं लग रहा था कहीं से कि ये मतलब आप पीसीएस के लिए एग्जाम ले रहे हो, ठीक है। वो कितने क्वेश्चन के आंसर तो उसी में थे, 3-4 क्वेश्चन मुझे ऐसे ही मिले, ठीक है। जैसे एक पटना साहिब का क्वेश्चन था कुछ नहीं, और एक 104th अमेंडमेंट करके था। हाँ तो दो, एक एक में था मतलब उसका आंसर करेक्ट दूसरा गिवन था, और एक पहला एक क्वेश्चन था नहीं उतरते। हाँ करंट तो था, बट क्वालिटी नहीं था ना करंट का, मतलब बिना मतलब के सिर पैर के क्वेश्चन मुझे तो दिखे सिर पैर के। अब ट्रम्प को कहीं गोली लगे, क्या करने का है मुझे उससे ना। न्यूज में था, आप न्यूज में से भी अब कम से कम न्यूज में इसलिए उठाते हो ना, अब न्यूज में तो बहुत चीजें रहती है, कुछ भी उठा लोगे तो उसका कोई सेंस थोड़ी बनता है। आप देना ही नहीं चाहते बच्चे की पैटर्न क्या पकड़े वो। मान लो आप कह रहे हो कि आप मुझे, आप कह रहे हो, आप ही कह रहे हो ना कि एनालिसिस एनालिटिकल चाहिए अप्रोच मुझे, आप चाहते हो कि बच्चे रीजनिंग सोचना स्टार्ट करें, तो ऐसे दोगे तो क्या ही सोचेंगे। नहीं जैसा कि बताया लोगों ने कि ये 66 67 जैसा क्वेश्चन पूछते थे, उससे भी घटिया पूछ दिया इन्होंने, मतलब ठीक है, अब इसका अच्छा गया तो ठीक ही है, वो उसको लगेगा कि चलो। तो आई होप कि आप लोग का निकले आराम से, और बस मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि आपका फैक्चुअल नॉलेज भी ठीक था और पेपर जैसा आया है तो आराम से निकला होगा। साइंस वाइंस तो एकदम ही ईजी आ गया था, नहीं इतना प्रैक्टिस हम लोग करे हुए थे साइंस वाला, तो हेल्प कर गया वहाँ। हाँ हाँ, अच्छा टफ क्या था इसमें, इस पेपर में टफ क्या लगा? टफ नहीं था कुछ भी। हाँ ज्यादा इजी होना भी टफ हो जाता है कभी कभी। 11-12, हाँ ये छोटे छोटे डेटा वाले जो क्वेश्चन है ना, वो अननेसेसरी तंग करेंगे, 11 है कि 12 है, 1911-12, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन लिखिए, तो मेंस अप्रोच से चलते हैं। नहीं और क्या चल रहा है, मतलब ये पेपर लीक वाला जो हुआ था, जब एग्जाम होगा हर दिन होगा कि पेपर लीक हो जाए, इसका होता नहीं टाइम पे अपना रिजल्ट आ जाता है, वहां फिर से करवाएगा। अच्छा कहाँ? बापू सभागार में हुआ था ना। बहुत बढ़िया। तो क्यों ही एग्जाम लेते क्यों नहीं ये लोग फिर? So soil is a function of parent material, climate, biota, topography and time. Comment. कोशिश करें एक बार, देन उसके बाद इस ये को रखते हुए फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। या एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है, इसी में पहला स्टेटमेंट आपका यही होगा, ठीक है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में जहां पे केवल कमेंट लिखा हुआ है, ऐसे कर दो, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू सॉइल्स ऑफ इंडिया। हाँ ये देखो, एक क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा, सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ पैरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, बायोटा, टोपोग्राफी एंड टाइम, कमेंट। दूसरा होगा कि टोपोग्राफी एंड टाइम तक रहेगा स्टेटमेंट वही, इसके बाद आ जाएगा एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो थोड़ा सा वेरिएशन है क्वेश्चंस में, बट कॉन्सेप्चुअली सेम ही है। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स इंडिया से उठाने पड़ेंगे।
थोड़ा सा मेंस बेस्ड अप्रोच से देखते हैं इसको, नहीं इसमें आपका फैक्चुअल भी हो जाएगा, बट जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि इस तरीके क्वेश्चंस को आप आंसर कैसे करें। तुम्हें फास्ट लिखना पड़ेगा। नहीं अलग लिखो, लेकिन थोड़ा सा तेजी नहीं बढ़ाओगे ना तुम पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। आंसर पूरा ना भी लिखो तो जस्ट गिव आउट कि क्या लिखोगे, ठीक है, एक बार थॉट्स एंड देन वी विल डिस्कस। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लें, देन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर आप इसको लिखने का उसके बाद प्रयास करेंगे। जस्ट अरे दिखाओ, तुम शर्मा हो, लड़की हो क्या, मतलब ऐसे नहीं लिखे हैं, बस जो भी है। हाँ तो ठीक है, थोड़ी मैं तुम्हें ये कि तुम सीखने ही आए हो ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वही तो सिखाना है ना तुम्हें। जब तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे हो तभी तो सिखा पाएंगे तुम्हें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ही करते रहने का। आना नहीं आना वो बात की चीज है। नहीं ठीक। type of distribution of soil energy is part of Indian main crop soil degradation or soil erosion for how to prevent soil erosion. Okay.
दूसरा क्वेश्चन नोट करो, देन आता हूँ मैं डिस्कशन पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया की जगह पे आपसे बिहार पूछ लो, ठीक है, तो आंसर तो आपका सही है, बिल्कुल इंटरलिंक रहेगा, बिल्कुल इंटरलिंक, यहाँ है तो। Soil degradation is a major threat to food security. Discuss major regions of soil degradation in India. नॉर्मली भी पूछ सकता है, ठीक है, जरूरी है नहीं कि इंडिया ही हो, बिहार भी हो सकता है। एंड ऑल्सो सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स। और तीसरा क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि इसी तीन क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा चैप्टर जो है आपका डिस्कस करा देंगे हम। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सबसे आसान क्वेश्चन। हाँ, नहीं लिख लो, तीनों क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, देन अच्छा देखो, यहाँ पे जो कीवर्ड है ये कुछ भी बदल सकता है। जो पहला क्वेश्चन दिए आपको, कमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे जस्टिफाई भी पूछ देगा वो। इट विल आल्सो आस्क कि एनालाइज कीजिए। हाँ, पूछ डिस्क्राइब नहीं आएगा, जैसे वो पूछ भी सकता है डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। हाँ, तो इस तरीके से जो है डिस्कस भी करने आ जाएगा। तो कीवर्ड्स बदलते रहेंगे, ठीक है, बट ओवरऑल जो इसका थीम है वो सेम रहेगा इस क्वेश्चन में। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कीवर्ड्स के बेसिस पे तरीका बदलता है, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे कीवर्ड बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लेके आएगा आपको आंसर में। सो लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फिर आपको ये क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे कि इसको कैसे आंसर करने का है। सो पहली चीज आप बात करते हो कि सॉइल है क्या, तो सॉइल सिंपल सा जो आपका अर्थ का क्रस्ट है उसका जो अपर मोस्ट लेयर है जो कि वेदर्ड है। तो पहली चीज सॉइल का रिलेशन आपको निकालना है, तो फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट द क्रस्ट। क्रस्ट का जो अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर है, यानी जहां पे पत्थरें चट्टाने टूटती हैं, एंड देन ये वेदर्ड लेयर जो है दिस इज सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ, या जो कि कॉज होता है, या जहां पे कह सकते हो कि क्रॉप्स का ग्रोथ जो है वो होता है, उसी को आप क्या कहते हो, सॉइल कहते हो। जब इसके कंपोनेंट्स की बात करोगे तो सॉइल में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ये आपको बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। जब आप बायोटिक की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जैसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो रहेगा, कुछ छोटे छोटे आपको कीड़े वगैरह जो जीवाश्म वगैरह हैं, अर्थवर्म्स वगैरह हैं, वो रहेंगे। एबायोटिक में आपका इनऑर्गेनिक में यहाँ पे मान लो जो आपका सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सैंड सिल्ट क्ले वाले जो पार्टिकल्स हैं ये रहेंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये जनरली साथ ही साथ यहाँ पे एयर होगा, यहाँ पे वाटर होगा, ये सारे मिलकर के आपको क्या बनाते हैं, दे फॉर्म इटसेल्फ द सॉइल। तो सॉइल को जब आप बात करते हो तो सॉइल देखने में वो एक चीज है बट वो है नहीं एक चीज, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, जहां पे कि ऑर्गेनिक मैटर भी है, इनऑर्गेनिक मैटर भी है, एयर भी है, आपका वाटर भी है, ये सारी की सारी चीजें रहेगी। अपने आप में सॉइल को
इस डायरेक्शन में अपना डिस्कशन अभी कराएंगे नहीं, बट सॉइल को अपने आप में एक इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जिसका खुद का एक पाथवे हो, ठीक है। वो यहाँ पे भी आपको सॉइल में भी वो देखने को मिलता है, ये खुद से बनता भी है, टाइम के साथ टूटता भी है, और इसका एक फीडबैक लूप है, एक प्रोसेस है कि जहां पे कुछ चेंजेस लेके आओगे तो उसका इंपैक्ट जो है दूसरे चीजों पे देखने को मिलेगा। तो ये इसी वजह से सॉइल इज इटसेल्फ एन इकोसिस्टम। बट यहां से आप सिंपली याद रखना कि सॉइल है क्या एंड सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं मेजरली। इसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे यू विल फाइंड थोड़ा सा, जब भारत के डिस्कशन, लेकिन इससे पहले वी विल टॉक अबाउट मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सॉइल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट बोला कि सॉइल जो है, सॉइल क्या है, सॉइल एक फंक्शन है ऑफ द पेरेंट मटेरियल, सॉइल फंक्शन है ऑफ द आपका क्लाइमेट, सॉइल जो है फंक्शन है आपका टोपोग्राफी का, ये फंक्शन है आपका बायोटा का, और ये फंक्शन है टाइम का। फंक्शन कहने का मतलब क्या, फंक्शन कहने का मतलब ये है कि सॉइल जो है इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। कहीं का सॉइल कैसा होगा उसका नेचर डिटरमाइन होगा इन सारी चीजों से, तो इसी को आप क्या कहते हो, फंक्शन कहते हो, ठीक है। सो ये अब ये कौन सी चीजें हैं, कैसे इसको डिटरमाइन करती हैं, यही आपका सवाल था, और यही जो मेन सब्जेक्ट आप कह सकते हो, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, जो आपको समझने वाला है वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है दैट इज द पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या कि ये कहां से, किस पत्थर से ये बना हुआ है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन, आपको एक चीज पता है कि पत्थर जो है टाइम के साथ टूटते हैं, और टूटने के साथ धीरे 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 वही आपका सॉइल्स बनते हैं, नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वेरियस एजेंट, चाहे उसको रिवर पहुंचाए, एयर पहुंचाए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बट उसका जो बनने का कॉज है वो कहीं ना कहीं रॉक्स ही है। वो रॉक्स ही टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और यही आपका बनेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस रॉक से बना हुआ है, सॉइल का नेचर आपका क्या होता चला जाता है, चेंज होता चलेगा। जिस तरीके के रॉक से बना होगा सॉइल की प्रॉपर्टी उसी हिसाब से बदलेंगी। जैसे कि इसी पे डिपेंडिंग अपॉन किस पत्थर से बना हुआ है उसका मिनरल कंपोजिशन बदलेगा। मान लो कोई ऐसा पत्थर है जहां पे जो कैल्शियम रिच है, तो अगर वो कैल्शियम रिच पत्थर से बना होगा सॉइल, तो सॉइल भी क्या होगा, सॉइल भी आपका कैल्शियम रिच मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से, या फिर मान लो उसका कलर, इवन जो कलर होता है आप देखो सदर्न इंडिया में बहुत ही आपको रेडिश रेड सॉइल मिलेगा, येलो सॉइल मिलता है। क्यों मिलता है, रीजन इज कि वहां पे आयरन वाला, आयरन जो डिफ्यूज आयरन है वहां पे उसका कंपोजिशन वहां पे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली दैट, पार्टिकल का साइज भी मैटर करेगा। कुछ जो रॉक्स होते हैं जो सॉफ्ट, आपको स्मॉल ग्रेन रॉक्स होंगे तो उनका सॉइल काफी फाइन होगा, जो थोड़े बड़े ग्रेन के रॉक्स होंगे उनका सॉइल आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा रफ दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया, अगर आंसर लिखने को आ जाए कि एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि जो ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों मिला है उसका, तो एक मेजर कॉज है क्योंकि वो आपका बेसाल्टिक डिपॉजिटेड बेसाल्ट है वो एक तरीके से, ठीक है। जो डेक्कन लावा का सॉइल है वो डिपॉजिटेड बेसाल्ट है, और इसी वजह से जो उसका कलर है वो आपको ब्लैक दिखता है। सिमिलरली सैंडी सॉइल्स जो होंगे राजस्थान वाले और इन इलाकों में आप देखोगे तो वहां पे विल फाइंड कि मेजरली दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सैंडस्टोन, और इसके वजह से उनका जो टेक्सचर है वो आपको सैंडी दिखता है। तो पेरेंट मटेरियल आपको डेफिनेटली डिटरमाइन करेगा कि रॉक का नेचर क्या है, सॉइल का नेचर कैसा है। अब जरूरी नहीं है, एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि जहां पे जो पत्थर हो, यहाँ पे मान लो ये सॉइल मिल रहा है एलुवियल जैसे मिलता है गंगा प्लेन्स में, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसी टाइप के पत्थर हो, क्योंकि सॉइल तो आपको ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, बट एक चीज जरूर रहेगा कि चाहे वो जिस पत्थर से भी बना हो, उस पत्थर का प्रॉपर्टी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। टाइम के साथ तो चेंज भी होता है बट दिखता है। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज द क्लाइमेट, और क्लाइमेट में भी दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइमेट में भी जो मेजर फैक्टर है वो है प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश कितनी होती है, और दूसरा जो है वो है आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये मेजर फैक्टर आपको डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, ठीक है। जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे सॉइल का नेचर अलग होगा, जहां पे थोड़ा सा आपको बारिश कम होती है वहां पे सॉइल का नेचर जो है वो अलग हो जाएगा। एक चीज तो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होगा, कितना तेजी से जो आपका पत्थर है वो टूटेगा। तो जितना ही, देखो एक इसका ग्राफ आता है खैर, लेकिन सिंपली याद रखना कि जहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है आपका, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे इनका ब्रेकडाउन जो पत्थरों का होता है वो भी तेजी से होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे विल डिटरमाइन कि क्या रेट है। साथ ही साथ समझो प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर होगा तो जो आपका सॉइल का ह्यूमस वाला टर्म है, जो ह्यूमस फॉर्मेशन है, वो भी क्या होता है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से होता है। कहीं कहीं तो इतना ज्यादा तेजी से होता है कि ह्यूमस मिलता ही नहीं है सॉइल में,
वो डिग्रेड कर देता है पूरा का पूरा। जैसे अगर आप बात करोगे आपका जो रेन फॉरेस्ट एरिया होता है, तो रेन फॉरेस्ट एरिया के सॉइल में सबसे कम ह्यूमस मिलता है, जबकि जनरली उल्टा होना चाहिए था। नहीं, वहां पे तो पत्ते सबसे ज्यादा गिरते हैं, लेकिन वहां पे ह्यूमस नहीं मिलता है। कॉज क्या है कि ह्यूमस, जैसे ही पत्ते गिरे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पूरा का पूरा बहुत ही जल्दी उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो कभी क्वेश्चन है कि सबसे कम ह्यूमस किस सॉइल में होता है, तो दैट इज द रेन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, अब उसको अगर आप गेस करने जाओगे तो गलती हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये एक मेजर फैक्टर जो है ये आपका रहेगा। अब देखो जो प्रेसिपिटेशन होगा ये कैसे करता है, देखो ये कैसे चेंज करेगा। तो मान लो अगर बहुत ज्यादा कहीं पे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी मिनरल्स हैं, इसके जो भी मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो भी मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स को क्या करेगा, वाटर अपने साथ बहा करके नीचे ले जाएगा। अब वो नीचे लेके चला जाएगा तो जो आपको इसेंशियल केमिकल्स चाहिए थे, जो इसेंशियल बेसेस चाहिए थे, वो बेसेस आपको सॉइल में अवेलेबल नहीं होंगे। अब अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल आपका फर्टाइल नहीं रहेगा। इसी वजह से रेन फॉरेस्ट एरिया के सॉइल फर्टाइल नहीं होते, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर बारिश बहुत कम हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही हाई मात्रा में इवापोरेशन होना शुरू होगा। जो भी पानी है वो ऊपर सूखना स्टार्ट करेगा। जब इवापोरेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रू द कैपिलरी एक्शन, जो भी यहाँ पे सॉल्ट्स वगैरह अगर नीचे में प्रेजेंट है, वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, राइज करना स्टार्ट करते हैं पानी के साथ। तो आपको क्या दिखेगा कि उस एरिया के सॉइल में एक पतला सा लेयर बन रहा है, जो कि आपका क्या हो रहा है, जो कि सॉल्ट का लेयर है। तो जो सैंडी सॉइल बनते हैं या जो सलाइन सॉइल्स बनते हैं, वो जनरली उस एरिया में बनेंगे जहां पे कि इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जांपल जो आप यूज कर सकते हो कि जहां पे प्रेसिपिटेशन कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे आपको क्या दिखेगा, तो वहां पे आपका सॉल्ट का कंपोजिशन ज्यादा दिखेगा। इसीलिए जो कुछ पुराने लेक्स वगैरह होते हैं, जो भी लेक्स जो सूख गए, वो लेक सूखे होते हैं, तो हमेशा उनके लेयर में आपको क्या दिखेगी, नमक दिखेगी। वहां के मिट्टी में आपको नमक का कंपोजिशन ज्यादा दिख जाता है। ठीक है, द रीजन इज दिस। सिमिलरली आपका जो रेन फॉरेस्ट वाले एरिया होंगे, वहां पे आपको जो सॉइल मिलते हैं उसमें बेसिस जो है वो एब्सेंट होते हैं। रीजन इज कि बेसिस जो है सारे के सारे नीचे चले गए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं। क्यों? क्योंकि लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब वही है कि जब रेन बहेगा, पानी जब नीचे जाएगा, तो सारे के सारे बेसिस को अपने साथ में बहा के लेके चला जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर की स्पेसिफिक रूप पे बात करोगे तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि दिस विल डिटरमाइन कि किस तरीके से आपका, किस रेट से सॉइल का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, पत्थर जल्दी टूटते हैं। टेम्परेचर में वेरिएशन कम होगा, पत्थर उतने तेजी से नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, फ्रॉस्ट एक्शन जो ठंड वाले इलाकों में होगा, ठीक है, किसी भी तरीके की जनरल वेदरिंग, तो जनरल वेदरिंग इटसेल्फ डिपेंड अपॉन कि वहां पे रेनफॉल कितना हो रहा है एंड जो टेम्परेचर है वो आपका कैसा है। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर जो कि आपको डिटरमाइन करता है कि सॉइल का टाइप कैसा होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड फैक्टर कि बायोटिक फैक्टर्स क्या है। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स की जब आप बात करते हो तो फिर इसमें आपको फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आ जाएंगे। तो किस तरीके के वहां पे आपको फूल पत्तियां किस तरीके की हैं, वहां पे जो जानवर रहते हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है, छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके के, सॉइल बैक्टीरिया हो गया और ये सब। देखो ये एक बड़ी मजेदार चीज है कि सॉइल डिटरमाइन करता है कि वहां का क्रॉप कैसा होगा, लेकिन क्रॉप भी डिटरमाइन करता है कि सॉइल कैसा होगा। जस्ट ऐसे समझो कि जो हम लोग दलहन लगाते हैं, नहीं तो दलहन डिटरमाइन करता है ना कि सॉइल की क्वालिटी कैसे होगी। आप दलहन लगाओगे वहां पे तो सॉइल क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, नाइट्रोजन तो कम से कम उसमें बेहतर हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसी तरीके से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल के नेचर में चेंज लाते हैं। कैसे लाते हैं, जस्ट सिंपल सी एक चीज समझो, और कुछ नहीं तो एक काम तो कर ही देंगे। मान लो ये सॉइल है, अब इसमें मैंने लगा दिया घास, ठीक है, ग्रासेस लगा दिए। अब ग्रासेज लगने का एक चीज है कि ग्रासेज वहीं पे लग सकते हैं जहां पे सॉइल में थोड़ा सा कैल्शियम हाई मात्रा में, कैल्शियम रिच हो। यानी कि आप कहीं पे भी ग्रासेज नहीं लगा पाओगे, लेकिन अगर ये लगे हुए हैं तो वन थिंग इज श्योर कि कैल्शियम वहां पे ज्यादा है। लेकिन जब ये ग्रासेज एक टाइम के बाद डेड होंगे, डिकम्पोज होंगे, ऑब्वियसली इन ग्रासेज में कैल्शियम ज्यादा है, नहीं क्योंकि कैल्शियम इन्होंने अब्जॉर्ब किया हुआ है। अब जब कैल्शियम ज्यादा है और डिकम्पोज होगा तो इसी लेयर पे डिकम्पोज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सॉइल में फिर से क्या कर रहा है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो ये एक साइकिल के तरीके से चलता है कि क्रॉप्स डिटरमाइन करते हैं सॉइल का नेचर कैसा होगा, बट सॉइल डिटरमाइन करता है क्रॉप का नेचर कैसा होगा, बट इवन आपका जो है सॉइल क्रॉप्स भी डिटरमाइन करेंगे कि सॉइल का नेचर आपका कैसा होगा। ठीक है, सो दे ऑल्टर्स द पेरेंट मटेरियल। एग्जांपल अर्थवर्म का ले लो, चेंज करता है ना सॉइल को। मानते हैं ना कि जो अर्थवर्म वाला है, जहां पे उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भुरभुरा, उसको हिंदी में कहते क्या है, केचुआ। अच्छा हाँ, तो उसके वजह से जो है आपका जो है दे विल डू
ये आपकी सॉइल वहां पे फर्टाइल हो जाती है। एग्जांपल्स के रूप में यू कैन टेक दिस लेग्यूमिनस प्लांट्स, सबसे अच्छे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको करते हैं। अब यहाँ पे तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं, साथ ही साथ इवन जो आपका ह्यूमस फॉर्म होता है ना, ये ह्यूमस भी एक तरीके का एसिड बनाता है जिसको ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इवन दिस ह्यूमिक एसिड चेंजेस द नेचर ऑफ सॉइल, कैसा उसका नेचर होगा। अब देखो किसानों को कहा जाता है ना कि पराली जलाओ मत, खेतों में रहने दो, उसको पड़े रहने दो। जैसे पड़े रहने दोगे धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा तो सॉइल का नेचर आपको बदलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के हैं वहां पे, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि सॉइल का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। मान लो कोई वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही रहते हो, तो वो हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जहां पे एग्जिस्ट करेंगे वहां के नेचर को अपने हिसाब से बना करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी जो है यू कैन टॉक अबाउट कि बायोटिक फैक्टर्स इनके किस तरीके से आपको डिटरमाइन करेंगे। नाउ इसके बाद चौथा फैक्टर था दैट इज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में भी बहुत ज्यादा मैटर जो करता है वो यहाँ पे स्लोप का बहुत बड़ा रोल होता है। स्लोप कि कहीं का स्लोप कैसा है। ठीक है, अगर स्लोप बहुत तेज हुआ, बहुत ही आप कह सकते हो कि मान लो खड़ी ढलान हुई, तो खड़ी ढलान हुई तो जब पानी मूव करेगा या वेदर मटेरियल होगा तो वेदर मटेरियल बहुत जल्दी, जो भी वेदरिंग होगी वो बहुत जल्दी नीचे चली आएगी। तो वहां पे सॉइल का डेप्थ नहीं बन पाएगा। कभी पहाड़ों पे देखना, थोड़ा सा खोदोगे कहानी खत्म हो जाती है, राइट, क्योंकि जो भी मटेरियल वेदर्ड हुआ वो पूरा का पूरा तुरंत ही नीचे बह जाएगा। जबकि जो समतल मैदान होंगे वहां पे क्या होगा, सॉइल की डेप्थ जो है आपको काफी ज्यादा मिलेगी। देखो गंगा प्लेन्स आपको एकदम सीधे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ढलान नहीं है, तो ढलान नहीं है तो आपके यहाँ पे जो आपका एलुवियल का डेप्थ है वो 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जबकि वही चले जाओ आप पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, तो कुछ प्लेन्स एरिया को छोड़ करके वहां पे जो वैली एरिया है वहां पे उसके अलावा आपको डेप्थ नहीं मिलती है बहुत ज्यादा। जहां भी पहाड़ होंगे यू वोंट फाइंड कि वहां पे सॉइल की डेप्थ आपको ज्यादा दिख रही है। ठीक है, इवन आपको मान लो टोपोग्राफी में कहीं पे पानी लगा हुआ है, पानी जम रहा है, बराबर बराबर वहां पे पानी जमता रहता है, तो वो सॉइल के नेचर को क्या करेगा, बदलेगा, राइट। सिमिलरली हमारे यहाँ गंगा प्लेन्स में बाढ़ आते रहते हैं, तो बाढ़ आते रहते हैं तो सॉइल क्या होता है आपका, बार बार फिर से वो एनरिच होते रहता है। तो ऑब्वियसली वहां पे टोपोग्राफी कैसा है या स्लोप कैसा है, दिस विल डिटरमाइन कि किस तरीके से आपका जो है सॉइल का नेचर वहां पे कैसा होगा। और चौथा जो टाइम है, पांचवा जो फैक्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जनरली कंसीडर नहीं करते लोग, बट दैट इज द टाइम, कि टाइम कितना पास हुआ है, कोई भी सॉइल बनने का प्रोसेस कितना पुराना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा हॉराइजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो हॉराइजन्स है कितना अच्छा डेवलप करते हैं ये डिपेंड करता है कि टाइम कितना पास हुआ है। ठीक है, जितना पुराना सॉइल होगा उसमें हॉराइजन्स उतने ही अच्छे डेवलप होते हैं, उतनी ही डेप्थ जो है वो आपको क्लियर दिखेगी। लेकिन जो नया सॉइल बन रहा है वहां पे यू विल नॉट फाइंड इस तरीके का फीचर जो है आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ऑब्वियसली कोई नया सॉइल बना, उसमें धीरे धीरे प्लांट्स लगने शुरू हुए तो उसका नेचर जो है वो बदलता जाएगा। जस्ट इमेजिन करो, टाइम एज अ फैक्टर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टॉक अबाउट कि जो हमारे यहाँ पे जो खेती होती है, तो पहले सॉइल जो था वो नेचुरल तरीके से रहता था, उसका नेचर कुछ अलग था, बट अब आपने फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट किया, तो फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट किया तो विद द टाइम सॉइल की क्वालिटी क्या होगी, चेंज हो रही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो समय यहाँ पे तो चलो ह्यूमन फैक्टर भी है, बट समय के साथ कहीं पे भी किस तरीके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, प्रोसेसेस क्या क्या चल रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपका नेचर जो है वो सॉइल का चेंज हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि एक टाइप का सॉइल अगर किसी क्लाइमेट में लंबे टाइम तक रहेगा तो उसका नेचर बदल जाता है। यानी कि सैंडी सॉइल भी होगा, उसको कहीं और ले जाके चले जाओगे किसी और क्लाइमेट में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका नेचर बदल सकता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर जो है टाइम डिटरमाइन करता है कि नेचर कैसा होगा। जैसे समझो ना इस चीज को कि जो हम लोग आप देखो कि हिमालय से जो नदियां आती हैं तो ऊपर में सॉइल क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको रफ होते हैं, सैंडी होते हैं थोड़े से। जैसे जैसे नीचे आओगे तो यू विल फाइंड कि उनका नेचर बदल रहा है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो सैंड है वो भी तो टूटेगा, वो भी तो डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा। तो हो सकता है वही सॉइल जो तुम्हारे से 10,000 साल बाद जाके देखोगे तो इट वुड हैव बीन कि वो और फर्दर टूट के वो सैंड जो है वो सिल्ट में बन चुका, वो क्ले में बन चुका। तो टाइम जो है वो फैक्टर, एज अ फैक्टर इट विल ऑल्सो डिटरमाइन कि आपका जो सॉइल का नेचर है वो कैसा होगा। तो ये आपको मेजर, अब देखो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए, सिंपल पहला क्वेश्चन क्या बोलता कि जो है सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ दिस 5 थिंग्स, राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन सिंपली डायरेक्टली लिखना हो यू कैन जस्ट राइट, ये एग्जांपल्स के साथ आप लिख सकते हो। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दे कि भाई विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, तब क्या करोगे, जस्ट एग्जांपल्स जो आप यूज करोगे वो क्या करोगे,
इंडिया स्पेसिफिक सॉइल्स का एग्जांपल यूज कर लोगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बट वहां पे जैसे अब आप इंडियन सॉइल्स की बात करोगे तो फिर इंडियन सॉइल्स के बेसिस पे आप उसको एग्जांपल्स के रूप में यू विल जस्ट मेंशन। बात समझ में आ रही है? सो ये आपका जो इसका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है सॉइल का, दिस इज दिस वन। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। नाउ कमिंग ऑन टू सॉइल प्रोफाइल या सॉइल होराइजन जिसको आप कहते हो। ठीक है, सॉइल होराइजन का मतलब क्या है? सिंपली आप एक जगह पे क्रॉस सेक्शन उसका कट करो एंड कट करके यू विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ये इसका डेवलपमेंट किस तरीके से है, क्या कुछ डिफरेंट लेयरिंग मुझे सॉइल में दिखने को मिल रहा है, क्या उसका नेचर, उसका कंपोजिशन डेप्थ के साथ चेंज हो रहा है। तो जब आप उसी को देखने के लिए जब आप क्रॉस सेक्शन निकालते हो, दैट इज व्हाट सिंपली दैट इज द सॉइल प्रोफाइल। तो ये है क्या? दिस इज नथिंग बट अ वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके हॉराइजन्स डिफरेंट टाइप्स क्या किस तरीके का मैटर उसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक्सटेंड फ्रॉम द सॉइल सरफेस, ऊपर वाले सरफेस से स्टार्ट होके इट विल गोज अप टू द रॉक मटेरियल, जहां पे आपको पत्थर मिलने शुरू हो जाए उस लेवल तक को जो है आप कहते हो। अब देखो यहाँ पे जो लेयर्स हैं बेसिकली, ये सॉइल्स में आपको लेयरिंग स्टार्ट होती है ए, ई, बी और सी, और साथ में यहाँ पे एक लेयर है जिसको कहा जाता है ओ लेयर। तो जनरली अगर आप सॉइल प्रोफाइल की बात करोगे तो आपको कुछ इतने लेयर्स देखने को मिलते हैं, ओ, ए, ई, बी, सी। इसका नेचर याद रखेंगे, ऑब्वियसली इसकी चर्चा हम करेंगे कि क्या क्या है ये। इसमें से जो ये ऊपर का लेयर है तो इसको ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। तो कुछ किताबों में इसको सॉइल का हिस्सा मानते हैं, कुछ किताबों में इसको सॉइल का हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डिकम्पोज मैटर होता है, जो अभी डिकम्पोजिशन के फेज में होता है, जो डेड मैटर है, तो उसको आप क्या कहते हो? दैट इज नोन बाय द ऑर्गेनिक लेयर। अभी वो केमिकल बना नहीं है, वो अभी ऑर्गेनिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए किसी किताब में इसको कहते हैं कि ये सॉइल का ही पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। इसके बाद जो आपका ये ऊपर वाला लेयर है, ए लेयर, दिस इज द लेयर जहां पे आपका क्या होता है? प्लांट्स का ग्रोथ होता है। इसके अलावा ई लेयर जो है, ई लेयर वो लेयर होता है जहां से कि जब पानी रिसता है तो धीरे धीरे, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला लेयर क्या है कि अगर यहाँ से पानी कुछ मैटर लेकर के नीचे जा रही है तो यहाँ पे फिर फर्दर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इसमें फीड कर दे रहा है, उसको दे दे रहा है। लेकिन इसके नीचे का जो लेयर है, अगर यहाँ से मटेरियल गया है तो इसको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वापस से इसको रिप्लेनिश होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसको एलुविएटेड लेयर भी कहते हैं। एलुविएटेड लेयर इसलिए क्योंकि यहाँ का जो केमिकल मटेरियल है, जो आपको बेसेज है, वो बेसेज क्या हो चुके हैं? यहाँ से गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केमिकल्स की कमी रहती है। यहाँ से जो बेसेज गायब होते हैं वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर ये आपका बी लेयर रहेगा एंड फाइनली यू विल कम टू सी लेयर। अब देखो, जब हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये लेयर्स क्या हैं, और साथ ही साथ इन लेयर्स में कैसे कंपोजिशन जो है ये आपकी चेंज होती है। ठीक है, एंड फाइनली आर लेयर लेके आएंगे, वो रेगोलिथ जो है आपका। सबसे पहले कमिंग ऑन टू द ओ लेयर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉप ऑर्गेनिक लेयर जो है। जनरली यहाँ पे क्या है, आपका जो डिकम्पोजिशन जो चल रहा है वो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो जनरली लीफ लिटर एंड ह्यूमस वाला जो पोर्शन है, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अभी प्रोसेस में है, पूरी तरीके से अभी केमिकल में चेंज नहीं हुआ है, तो वो जो लेयर है दैट इज सिंपली योर ओ होराइजन का लेयर है। ठीक है, तो अगर यहां से कहे कि अच्छा ये बताओ यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट कैसा होगा, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अगर इस ये का बोले, तो विल फाइंड कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपको काफी अच्छे मात्रा में मिलेंगे। ऑब्वियसली ना, ह्यूमस ही है आपका, और सॉइल में जो आपका ह्यूमस का रोल होता है, तो ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस आपके सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाता है। इसके बाद अगर जो अगला लेयर आप बात करोगे, सो दिस इज द ए होराइजन। तो ध्यान रखना, दिस लेयर इज ओनली कॉल्ड एज द टॉप सॉइल। सिंपली पूछ देगा एग्जाम में कि ये बताओ टॉप सॉइल का लेयर किसको कहते हैं, तो ठीक है, तो ओ से याद रखो, बट ओ लेयर को टॉप सॉइल कहते नहीं है। ठीक है, जो आपका टॉप सॉइल है दैट इज द ए होराइजन, और यही जो लेयर है यहाँ पे ही आपका क्या होता है? डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह ग्रोथ जो होगा वो सब कुछ जो है यहाँ पे होगा। यहाँ पे दोनों चीजें मिलेंगी, ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलेगा, जो थोड़ा बहुत ह्यूमस बचा हुआ है वो यहाँ तक पहुंचता है, साथ ही साथ जो आपका मिनरल्स वगैरह जो है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो भी यहाँ पे क्या होंगे? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यू विल फाइंड बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ए लेयर होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये लेयर ही डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे क्रॉप्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, जनरली यही लेयर आपका डिटरमाइन करता है। अब जो है अगला लेयर जो है दैट इज नोन एज द ई लेयर। ठीक है, ई होराइजन जो है इसको एलुविएटेड लेयर भी कहते हैं
यहाँ पे सिंपली क्या होता है, लीचिंग हो रही होती है। लीचिंग होने की, लीचिंग का मतलब क्या है कि जब बारिश हो रही है वो अपने साथ में केमिकल्स को, मिनरल्स को डिसॉल्व करके नीचे लेके चली जा रही है। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। कहीं से कहीं भी आपसे सिंपली टर्म बोले, अच्छा लीचिंग का मतलब ही क्या है, लीचिंग का सिंपल सा मतलब है जब सॉइल से पानी पास करेगा वो अपने साथ केमिकल मैटर को आपको जो है बहा करके लेके चला जाएगा। ठीक है, जनरल लेवल पे एलुविएशन और लीचिंग को एक जैसा ही लेके चलते हैं जनरल स्टडीज के पर्पस से आप अगर पढ़ेंगे। अब ऑप्शनल वाले देखेंगे तो उसको फिर अलग तरीके से वो देखते हैं। ठीक है, एलुविएशन समथिंग डिफरेंट है लीचिंग से, बट जनरल टर्म में एलुविएशन और लीचिंग जो है वो आपका सेम ही है। अब क्योंकि यहां से जो फाइन मटेरियल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स और मिनरल्स हैं वो गायब हो गए हैं, तो यहां पे बचेगा क्या, यहाँ पे जनरली सैंड बचेगा, सिल्ट बचेगा। तो आपका जब सॉइल होता है तो सॉइल में तीन चीजें होती हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका सॉइल कैसा है तो आप उसको हाथ में पकड़ करके बता सकते हो कि इसमें किसका कंपोजिशन ज्यादा है या किसका कंपोजिशन कम है। तो जो प्योर सैंड होता है यू विल नो कि कैसा होगा। जो क्लेई सॉइल होती है, हमारे यहाँ जो काली मिट्टी मिलती है, ठीक है, जो पानी क्या होता है वहां पे पानी थोड़ा सा भी बारिश हुआ तो तुम्हारा पैर जो है वो फंसना शुरू हो जाता है, नहीं, तो दैट इज व्हाट, वो उसमें क्ले का कंपोजिशन ज्यादा है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि सैंड है कि सिल्ट है कि क्ले है। ये डिटर्मिनेशन सिंपली किया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कितना साइज है। ठीक है, तो सैंड, सिल्ट, क्ले और भी होते हैं बट उसके फिर बियॉन्ड जाने से वो सॉइल का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्ले जो है ये फाइनर पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा, ये सबसे फाइनर है और यहाँ पे मिनरल्स भी हैं काफी अच्छे प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपका बारिश हुई और बारिश होने के साथ ही यहाँ पे क्ले जो है आपका रिमूव हो गया, तो रिमूव हो गया तो बचेगा क्या, सैंड एंड सिल्ट बच जाएगा और यही जो है आपका दिखेगा। ठीक है, एंड क्ले एज वाटर ड्रिफ्ट थ्रू द सॉइल। तो ये सिंपल लेयर जो है ई लेयर, आपको ये याद रखना है कि इस लेयर से क्ले और क्ले के साथ में जो आपके मिनरल्स हैं वो सारे के सारे मिनरल्स जो है वो गायब हो चुके हैं। तो ये अच्छा, ये लेयर बेहतर कहाँ मिलेगा, किस रीजन में मिलेगा, हाँ, किन किन क्लाइमेट्स में ये मिलेगा, जहां पे रेन ज्यादा होगा वहां पे ये लेयर आपको काफी अच्छा डेवलप मिलेगा। जहां पे लीचिंग हो रहा होगा, अगर ये आप ड्राई एरिया हो तो ड्राई एरिया में वोंट फाइंड दिस लेयर मच डेवलप, ये आपको दिखेगा ही नहीं, बारिश हुई ही नहीं है तो इल्यूविएशन होगा कहां से। ठीक है, तो ये अब इससे आप क्या कर सकते हो कि रिलेट कर लो कि अच्छा कौन सा लेयर किस एरिया में। तो जो सॉइल प्रोफाइल है, जो इसका डेप्थ है, वो डेप्थ चेंज करते रहता है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेट टू क्लाइमेट। जैसा अब मान लो कहीं पे ऑर्गेनिक मटेरियल है, वही आप रेन फॉरेस्ट वाला ही बात कर लो, नहीं वो लेयर तो डिपेंड करेगा ना कि वेजिटेशन वहां पे कैसा है, तो वेजिटेशन के हिसाब से वहां का सॉइल चेंज करेगा और वेजिटेशन का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा ये अगेन आपका क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, राइट। तो इसी वजह से ये जो लेयर्स भी हैं कि इनकी डेप्थ कितनी होगी, ये कितने डेवलप होंगे, ये हमेशा डिटरमाइन करेगा कि क्लाइमेट वहां का कैसा है। साथ ही साथ टाइम जो है एक फैक्टर ये भी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेयर है दैट इज द बी होराइजन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ई होराइजन आपको हर जगह प्रेजेंट मिले ही मिले, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, जो अभी नया नया सॉइल हमारे यहाँ जो एलुवियल सॉइल में है, इसमें ई लेयर एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, बारिश अभी उतनी हुई नहीं है, ताजा ताजा डेवलप हुआ है तो कहां से उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बी होराइजन है, यहाँ पे जो ऊपर से क्ले एंड मिनरल्स आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। वो यही, अब यहां से फर्दर वो नीचे नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे पोर का स्पेस थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो नीचे नहीं ले जाते, आराम से वहीं पे रह जाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट व्हेन मिनरलाइज्ड वाटर ड्रिफ्ट फ्रॉम द लेयर्स अबव। तो ये बी होराइजन। अब आपसे पूछ दे सिंपली कि ये बताओ इसमें से न्यूट्रिएंट्स किस लेयर में सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और वो ऑप्शन दे दे आपको ई, बी, सी, आर। तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि ई में तो है नहीं। ठीक है, बी में यहाँ पे जाके डिपॉजिट हुए हैं। सी लेयर जो है, सी लेयर आप पढ़ोगे कि ये अभी प्रोसेस में है सॉइल बनने का, ये सॉइल बना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल फाइंड कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन आपको बी लेयर में यू विल डेफिनेटली फाइंड। इसके बाद जो नेक्स्ट है दिस इज द सी होराइजन है, इसी को रेगुलिथ भी कई जगह एक साथ ही ले लिया जाता है इसको। सो दिस इज व्हाट कि यहाँ पे स्लाइटली ब्रोकन ऑफ बेडरॉक, तो ये अभी प्रोसेस में है। एक टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम पास होगा तो फिर ये सी होराइजन क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बी होराइजन में बदल जाएगा, ये भी नेचर इसका बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप कहां पे कैसे डिटरमाइन करोगे कि कौन सा सी लेयर है। तो सी लेयर जनरली आप वहां कहते हो जहां पे प्लांट्स के रूट्स नहीं पहुंच पाते।
ठीक है। अगर वहां पे दे विल नॉट पेनिट्रेट दिस, इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है कि टूटा नहीं है, उसको पेनिट्रेट करना आसान नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज वेयर योर सी लेयर। और यहाँ से ये लेयर भी धीरे धीरे ये प्रोसेस में सॉइल बनने के कुछ हजार सालों बाद ये सी लेयर भी क्या हो चुका होगा, दिस हैड बिकम पार्ट ऑफ बी लेयर बन चुका होगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। अब अगर आप एग्जाम में सॉइल प्रोफाइल सिंपली बोल देगा कि अच्छा डिस्कस करो, आर होराइजन जो है ये आपका बेड रॉक है, ठीक है। अब ये पूरा पत्थर में, तो सी और आर के बीच में इतना ही डिफरेंस है, सी प्योरली पत्थर है, सी जो है प्रोसेस में है, और आर जो है वो कंप्लीटली पत्थर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर रेगोलिथिक। कि कभी कभी तो सिंपली पूछते हैं कि अच्छा रेगोलिथिक का मतलब ही क्या है, तो रेगोलिथिक इज नथिंग, आपका जो है पत्थर अभी टूटना स्टार्ट हुआ है। सो इसको जस्ट अगर आपको एग्जाम में या कहीं पे भी सॉइल के बारे में चर्चा करनी हो, यू कैन डिस्कस दिस, और डिस्कस के साथ साथ यू विल आल्सो डिस्कस, ये तो सब लोग डिस्कस करेंगे अगर सिंपली आ जाए सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने का। आपको क्या एक्स्ट्रा डिस्कस करना है, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि ये सारे लेयर्स जो है ये चेंज करते हैं, ये टाइम के साथ डिपेंडिंग अपॉन की क्लाइमेट कैसा है, वहां पे वेजिटेशन कैसा है, इनका लेयरिंग जो है वो बदलेगा। कहीं पे ई लेयर नहीं मिलेगा, कहीं पे बहुत बड़ा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज व्हाट यू विल डिस्कस। ठीक है, सॉइल, हाँ, सॉइल प्रोफाइल वाला क्वेश्चन जो है ये आपको सिंपली यही पूछता है ना, डिस्कस सॉइल प्रोफाइल कैसा है, इसके बारे में लिखिए। तो लिखिए, तो आप ये जरूर लिखिए, बट उसके साथ आप एक हेडिंग जरूर डालिए वहां पे। ठीक है, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये जो आपका कह सकते हो डेप्थ ऑफ द लेयर्स है या विड्थ ऑफ द लेयर्स है, यहाँ पे इसका नेचर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, यू विल गिव द एग्जांपल्स। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको यही जो आधा मार्क्स एक मार्क्स एक्स्ट्रा फीड कराना होता है, ये यही आपको एक जो सब हेडिंग डाल दोगे तो ये फीड करा दे, तो आपको एग्जामिनर को समझ में आया कि इसने केवल पढ़ा नहीं, इसको समझ में भी आया है कि इसने क्या पढ़ा है। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज व्हाट ओ होराइजन, सिंपली आप पॉइंट्स में डालो, सरफेस लिटर है, पार्शियली डिकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ नहीं है। ए होराइजन टॉप सॉइल है, ह्यूमस है, लिविंग क्रिएचर्स, इनऑर्गेनिक मिनरल, सारी चीजें यू विल फाइंड। ई होराइजन नथिंग इज जोन ऑफ लीचिंग हो जा रही है, मटेरियल्स आर मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पे सैंड एंड सिल्ट है। बी होराइजन सबसॉइल है, आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड सारा का सारा जो है ये यहाँ पे क्ले वगैरह भी काफी डिपॉजिटेड हो रहा है। इसके अलावा सी होराइजन, यहाँ पे क्या हो जाता है, वेदर्ड पैरेंट मटेरियल अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स चल रहा है। अब क्या होता है, जैसे कैसे कहीं कहीं पे कि जो ये आपका बी जो सब सॉइल है ना, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्ले डिपॉजिट हो जाए, बहुत ज्यादा क्ले डिपॉजिट होता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो पोर्स हैं ये पोर्स फिल हो जाएंगे, अब फर्दर पानी नीचे ही नहीं जा पाएगा। अब पानी फर्दर नीचे नहीं जा पाएगा तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा, वहां पे पानी स्टैग्नेट होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि कहीं कहीं पे पानी जो है, जो स्वैम्स वगैरह बनते हैं, नहीं पानी जो है दलदल जिसको आप कहते हो, दलदल कैसे बनता है, वहां पे ये जो आपका जो सब सॉइल का लेयर है, बी लेयर, ये इतना स्ट्रांग हो गया कि ये पानी को नीचे ही नहीं जाने दे रहा है। तो अब पानी जो भी बारिश हो रही है, कुछ भी पानी आ रहा है, तो वो उसी पे वो जो है लगा हुआ है। तो कभी भी अब दलदल को खत्म करना होगा, यू नीड टू ब्रेक दिस सब सॉइल लेयर, इसको जाके तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा देन ओनली वाटर विल स्टार्ट गोइंग डाउन। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज जो है आपका नेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा। अच्छा, हाँ जी, वही हो गया कि मतलब ऐसे दलदल में गिरेगी, अब ये बता दिया तो और नीचे चले जाएंगे, अब नीचे चले जाओ, वो तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी कि एलुविएटेड होराइजन, अब ये जो होराइजन आप सोचो कि अगर आपका कंप्लीटली इवापोरेशन बहुत ज्यादा है, ड्राई क्लाइमेट है, तो वहां पे ई लेयर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे बी लेयर ज्यादा दिखेगा, क्यों, क्योंकि कैल्शियम इस रीजन से भी ऊपर उठ रहा है, पानी के साथ में ऊपर जाएगा ना कैपिलरी एक्शन के साथ साथ, तो वहां पे बी लेयर बड़ा हो जाएगा, ई लेयर गायब हो जाएगा। नहीं, रेनफॉल ज्यादा होगा तो ई लेयर बड़ा हो जाएगा, बी लेयर गायब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से ये नेचर आपका बदलता रहेगा। थोड़ा सा जो बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, तो मान लो आपका साइंस रहता है, आपको पता है, जिसका नहीं होता है तो फिर ये कैपिलरी एक्शन क्या है। तो सिंपल सा कैपिलरी एक्शन क्या है कि जो भी फ्लूइड है ये क्या करती है, इट कैन फ्लो इन रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेज, यानी पतला सा पाइप लगा दोगे और यहां तक पानी का लेयर है ऐसे, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से ये फ्लूइड थोड़ा सा इस पाइप में थोड़ा सा ऊपर तक उठा रहता है। तो जो कैपिलरी एक्शन का मेन फोर्स है वो कहां से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन याद है, हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल गोल होना। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होता है कि जहां पे भी पोर्स होंगे, जहां पे भी उनमें पतले होल्स होंगे, वहां से वाटर क्या करेगी, आपका आराम से राइज कर सकती
सरफेस टेंशन भी दे दिया, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है ये इसका हिस्सा नहीं था, बट सरफेस टेंशन क्या कहते हैं। नाउ यहां से ही थोड़ा सा रिलेटेड जो है दैट इज सॉइल सैलिनाइजेशन, ठीक है। सॉइल सैलिनाइजेशन की जब आप बात करते हो, ये बताता है कि सॉइल में जो सॉल्ट की मात्रा है वो कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल, सिंपली अमाउंट ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द सॉइल। अब इसको मेजर कैसे कहते हैं, कोई जो है आपका सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है या कम है, तो उसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक टर्म यूज होता है। वो सॉइल को लेते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं एंड देन दे विल पास द करंट। तो जितना ज्यादा करंट पास हुआ यानी ये सॉइल उतना ही सैलिनाइज्ड है, क्योंकि जितने सॉल्ट्स होंगे तभी आयन बनेगा, और आयन बनेगा तभी आपका करंट पास करेगा, ठीक है। तो जस्ट इसको मेजर करने के लिए दे विल मेजर की कितना सॉल्ट कंटेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सैलिनाइजेशन जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द इंक्रीज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आपका टॉप सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, यू से कि सॉइल जो है आपका सैलिनाइज हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल सैलिनिटी। ये आपका एक अलग से ही पूरा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि भारत में सॉइल सैलिनिटी का मेजर कॉजेज क्या है, क्या कारण है कि भारत में जो है सॉइल सैलाइन होते चले जा रहे हैं। तो सॉइल सैलिनिटी के देखो दो मेजर का, एक तो नेचुरल कहीं कहीं पे हो रहा है। नेचुरली इसलिए हो सकता है कि हो सकता है वहां पे क्या हो, वहां पे रॉक्स ही उस तरीके के, रॉक्स उस तरीके के हों जिसमें कि आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जैसे जो बिहार का साउदर्न बिहार का हिस्सा है, यहाँ पे सॉइल सैलिनाइज होने का कारण है कि वहां पे रॉक्स का नेचर वैसा है, ठीक है। आप उसको कुछ भी करके ठीक नहीं कर सकते, वो नेचुरल कॉजेज की वजह से है। लेकिन मेजरली जो सॉइल सैलिनाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, यानी ये ह्यूमन मेड कॉजेज हैं, हमने जो है उसको सैलिनाइज करा हुआ है। जैसे जो इसके मेजर कारण है देखो, अब एक तो जो है इरिगेशन वाटर आप कैसा यूज कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा। मान लो कई इलाकों में जैसे जो आपका कैस्पियन सी वाला रीजन है, जो आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, वहां पे पूरा का पूरा सॉइल जो है वहां की खराब हो चुकी है। कारण क्या है कि वहां जो कैस्पियन सी हुआ करता था, सलाइन वाटर का उन्होंने यूज करके पूरी खेती करी, जम के खेती करी है, ठीक है। अब वहां पे मिट्टी वहां की क्या हो चुकी है, पूरी की पूरी आपकी खराब हो चुकी है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इरिगेशन वाटर कहाँ से यूज करो, किस तरीके का आपको वाटर, अगर वाटर में ऑलरेडी सॉल्ट हाई होगा, आप उसको खेतों में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल वहां पे धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा, आपके सॉइल की सैलिनिटी बढ़ाएगा। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स, इवन फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेस यूज है वो भी सॉइल को क्या करता है, सलाइन करता है। कैसे, देखो फर्टिलाइजर्स आप कितना भी डाल दो, प्लांट को जितना लेना है वो लेगा उतना ही, ठीक है। आपके ज्यादा डालने से वो ज्यादा नहीं लेने वाला है। अब इसके बाद जो बच जाता है वो इतना खतरनाक है कि जो बच गया तो ये क्या करता है, बचने के बाद या तो ये बारिश के साथ या पानी के साथ बह करके लेक से स्ट्रीम्स में जाएगा, जो आपका एक्सेस फर्टिलाइजर है, तो वहां जाएगा, तो वहां एक काम कराता है जिसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, जो ग्रोथ करा देता है, ठीक है। या जो रह जाएगा, अगर सॉइल में रह गया तो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होकर उसकी सैलिनिटी को भी क्या करेगा, ये इंपैक्ट करेगा। तो इसीलिए देखो धीरे धीरे आपको जो है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सॉइल का जो नेचर है आपका वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, बाकी आपका पूरा खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे वही जो फर्टिलाइजर्स खास करके जो पोटेशियम वाले हैं, क्लोराइड सॉरी पोटेशियम क्लोराइड और एमोनियम सल्फेट, ये दो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो चलो ज्यादा एनपीके में एन यूज करते हैं, नहीं नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, यूरिया। लेकिन फिर भी अगर पोटेशियम क्लोराइड एमोनियम सल्फेट जैसे ये ज्यादा रहे तो सॉइल को आपको करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और होता है, जैसे पंजाब के जो सॉइल है ना, पंजाब के सॉइल, पता है वहां पे सॉइल्स के खराब होने का जो कारण है वो है कि वहां पे क्लाइमेट वैसा नहीं था, बट दे स्टार्टेड इरिगेटिंग मोर। हुआ ये कि आपका इंदिरा गांधी कैनाल का फॉर्मेशन हुआ, कहां पे है, मेन उसका आपका ये था कि हम अपना राजस्थान तक जो है पानी पहुंचे, जो भाखड़ा नांगल से निकलती है ना, हाँ, तो वहां से लेकर के राजस्थान जो है हम पानी पहुंचाएंगे, तो किसान थोड़ी बहुत खेती कर ले, कम से कम आपका मेज वगैरह उगा लेंगे। किसानों ने कहा कि ऐसा है, पानी खूब बढ़िया मिल ही रहा है, पैसा लगता नहीं है, तो मेज क्यों उगाएं, चावल पे अच्छा प्राइस मिलता है, चावल उगा लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इन्होंने क्या करा, चावल उगाना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो क्लाइमेट वैसा है नहीं चावल लाइक, अब वहां पे आप पानी तो लेकर फील्ड में डाल रहे हो, और वो जो दिन होता है जिस समय मान लो हमारे यहाँ धान लगता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, आसमान में बादल होता है, इवापोरेशन उतना नहीं हो रहा होता है, लेकिन वहां पे तो सन है, वो तो इवापोरेशन कराएगा, और इवापोरेशन कराएगा तो जो आपका सॉल्ट है वाटर में तो डिजोल्व सॉल्ट रहते हैं,
तो जब आपका इवापोरेशन होगा तो पानी तो गायब हो जाएगा, जो सॉल्ट रहता है वो धीरे धीरे क्या रह जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, एंड विद द टाइम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट होकर के वहां पे पूरा का पूरा सॉइल को सलाइन कर देता है। पूरा जो पंजाब है आपका, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन सबके सॉइल के खराब होने का जो मेजर कॉज है दैट इज द इरिगेशन। वहां पे क्लाइमेट सुटेबल नहीं था चावल लगाने के लिए, धान लगाने के लिए, बट इन लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री में दिया सब कुछ, ठीक है, जैसे हरियाणा वगैरह में भी या पंजाब में भी है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नील के बराबर है, ठीक है, तो वो अपना क्या ही दिक्कत है भाई, हैंडपंप चला के, सॉरी आपका पंप चला के मोटर और छोड़ दिया, खेत में पानी जा रहा है, बट जा रहा है तो एक टाइम के बाद इवापोरेट होगा, और इवापोरेट होगा तो सॉल्ट आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। तो एक तो वाटर टेबल डिक्लाइन कराया इन्होंने, ठीक है, और दूसरा जो है इन्होंने क्या कराया, आपका सॉइल को भी सैलिनाइज कर दिया। अब धीरे धीरे वहां के सॉइल जो है वो पूरे के पूरे खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। यहाँ से आप ये भी चीज लिख सकते हो कि भाई देखो, आप कभी भी ज्योग्राफी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नेचर के साथ आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। तो है ना, नेचर ने आपको, नेचर ने आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि किस रीजन में क्या फसल उगेगी, आपने कहा कि नहीं, हम तो इंसान हैं, हम तो हैंडपंप, हम तो पंप बनाएंगे और पंप बना के पानी पटाएंगे। नेचर ने कहा पटा लो, ठीक है, पटाने के बाद अब क्या हुआ, अपना वहां वहां पे बैलेंस वैसा था नहीं, अब वहां पे आपने सॉइल को खराब करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ वाटर टेबल का जो डिग्रेडेशन है वो हो ही रहा है। इसी चीज को आप कहीं ये भी लिख सकते हो कि सब्सिडी कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो है ना कि सब्सिडी भी सोच समझ के देना चाहिए, नहीं दोगे सोच समझ के तो उसका इम्पैक्ट आपको पता नहीं कहाँ देखने को मिले। तो वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला इम्पैक्ट है ना, वो आपने फ्री में देना स्टार्ट किया, एमएसपी देना शुरू किया, एमएसपी दिया कि भाई धान चावल सब पे एमएसपी, धान पे एमएसपी देंगे, लोगों ने कहा तो और क्यों कुछ उगाए, हम धान ही उगाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण जो है आपको ये रखने का है। तो भारत में, अच्छा इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में बिकॉज ऑफ माइनिंग, बिकॉज ऑफ माइनिंग बहुत ज्यादा सैंड जब निकाल लेते हैं वो, तो सैंड निकालने की वजह से क्या होता है कि जो आपका सॉल्ट वाटर, इसके लिए एक टर्म यूज होता है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। ये सॉल्ट वाटर जो इंट्रूजन ये खास करके कोस्टल एरियाज में होगा, जहां पे समंदर का पानी क्या कर जाता है, आपका ग्राउंड वाटर टेबल में आ जाता है, और जब उस पानी को निकाल के फिर खेती करोगे तो आपका उसमें तो पूरा का पूरा सॉइल ही है, तो ड्रिंकिंग वाटर भी खराब हुआ आपका, ये भी खराब हुआ। साथ ही साथ आपका ऑब्वियसली कभी साइक्लोन वगैरह होता है, साइक्लोन वगैरह आया तो स्टॉर्म सर्जेज हो जाती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें होंगी, और ऊंची ऊंची लहरें काफी अंदर तक आकर के आपके सॉइल को पूरा का पूरा खराब कर देते हैं। जैसे जो आपका सुनामी आया था, तो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट का बहुत सारा एरिया जो है वो आपका डैमेज हो गया था, मतलब काफी साल लगे थे उसको फिर से ठीक करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट का कंटेंट जो है वो आपका बढ़ गया था। तो समुद्री पानी आएगा तो वो भी आपको डैमेज करेगा। तो इसके मेजर दो कारण लिखना, एक पहला जो है कि नेचुरल कारणों से वहां पे पत्थर उस तरीके के, दूसरा ह्यूमन कॉज, और ह्यूमन कॉज में जो है फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज, आपका वाटर का, इरिगेशन का ओवर यूज, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से आप खेती ना करना, और साथ ही साथ थोड़े बहुत और आपका साइक्लोन वगैरह को मेंशन कर लोगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। अब होता क्या है कि सॉल्ट का मात्रा बढ़ेगा तो उसके वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो आपका न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाते हैं ठीक से। तो कंसंट्रेशन की बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो जाती है, नहीं, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो ऑब्जॉर्व करते हैं वो कहानी यहाँ पे बदल जाती है। तो अब देखो साइंस यहाँ से रिलेट करो, साइंस कैसे रिलेट होगा, ऑस्मोसिस क्या हो रहा था कि जहां पे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्यूट का, वहां उस एरिया में पानी आपका आना शुरू होगा। तो रादर देन कि प्लांट्स लेंगे, अब प्लांट्स अपना वाटर भी लूज करना स्टार्ट करते हैं, और प्लांट्स अपना वाटर लूज करना स्टार्ट करेंगे तो प्लांट्स का ग्रोथ क्या हो जाएगा, आपका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका ऑब्वियसली अनइवन एंड स्टंटेड ग्रोथ होगा, पुअर यील्ड्स होंगे। ऑब्वियसली हाउसिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन में भी जो सलाइन सॉइल होता है, हम लोग घरों में भी पहले लोग थे गोबर लगाते थे, अगर सिंपल जो आपको अगर वैसी वाली ईंटें थी, तो लाल वाली जो ईंट होती थी, क्यों, क्योंकि वो टाइम के साथ खराब होता है, वो सलानाइज हो जाता था, धीरे धीरे देखोगे उसमें ऐसे झाड़ोगे तो झड़ना स्टार्ट हो जाता था, तो इसलिए लोग उसको गोबर से ये करके कि भाई खराब ना हो, ठीक है। तो जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां पे आपका ये चीज भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि भाई इतना अच्छा घर बनाया, फिर जो है आपने क्यों उस पर गोबर क्यों लगा रहे हो, ठीक है, वो गोबर तो वो नेचुरली गोबर पाथ देते थे, बट हमें लगा क्यों कर रहे हो, घर को खराब कर रहे हो, लेकिन बाद में पता चला अच्छा इसका ये भी एक कॉज है कि आपका गोबर जो है उसको बचा करके, ठीक है। हाँ जी, हाँ, मिट्टी का घर लीपा भी जाता था, आजकल तो चल ही गया है ना स्पेशल ये काउडंग, ये चला है काउडंग पेंट, हाँ अभी पेंट भी आया है स्पेशल, काउडंग पेंट कुछ करके, मतलब उसी टाइप का कुछ टर्म मैंने सुना था, ठीक है। वो जो पेंट है आपका मतलब, अरे बहुत महंगा मिलता है भाई, मैंने बोला अच्छा बिजनेस है इसमें,
दो तीन चीजें मैंने देखी ना कि काफी महंगे मिल रहे हैं। एक तो वो उसी को काउडंग केक जो है, ठीक है। दूसरा जो है कॉट खटिया। नहीं, पहले के टाइम में गांव वगैरह में वो जो खटिया का यूज होता था, तो अब तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बना भी नहीं पाते होंगे वो रस्सी वाला। ये वाला तो बना भी लोगे तो आसान है, बट रस्सी वाला जो है उसका अलग ही आर्ट होता था। और एक दिन मैंने देखा अमेजन पे भाई, ये 10-10 हजार 12-12 हजार रुपए के मिल रहे हैं। ठीक है, तो बोलो बताओ, इसकी कोई इज्जत नहीं होती थी गाँव में कि भाई खटिया ही तो है, क्या ही किसी किसी ने बिठा दिया खटिया पे, लोग बोले खटिया बिठा दिया हमको, नहीं चौकी पे पलंग पे चाहिए था। और अब जो है वो खटिया ज्यादा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपके ये के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, आप उस पर सोओगे तो पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो है धीरे धीरे चीजें घूम फिर के वापस आनी स्टार्ट हो गई, ऑर्गेनिक होम्स, ऑर्गेनिक ये सब कुछ। अब रह गया कि सॉइल का, हाँ बोलो बोलो। खटिया मिले तो जरूर सो। अभी देखो एक चीज जो है ना, सोने का जो है, आप आज के डेट में सबको आदत हो गई है कि हम सोएंगे इतना मोटा, नहीं नहीं, हाँ इतना मोटा वाला गद्दा चाहिए, क्या क्या बोलते हैं उसको, मैट्रेसेस। तो ये जितना मोटा गद्दा उतना ही पेट पीठ में दर्द लेना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद देखो कितना भी महंगा गद्दा लेके आओ, सोते ऑब्वियसली हर किसी के सोने का जगह एक ही होता है। ठीक है, जनरली आप जाओगे तो एक ही पोज में सोगे, और वहां पे आप सोते सोते एक टाइम के बाद देखना थोड़ा सा उसका इसका जो नेचर वो बदल जाता है। नहीं, जहां पे आप बार बार सो रहे हो तो थोड़ा सा वहां पे स्टिफ हो जाएगा, दब जाएगा, ऑब्वियसली दबेगा टाइम के बाद, और फिर वहीं सोओगे तो फिर क्या होगा, आपका ओरिएंटेशन बॉडी का खराब करेगा, वो दर्द देगा। सोने के लिए सबसे अच्छा चीज है जमीन पे चटाई बिछाओ, सो जाओ। ठीक है, ठंड में थोड़ा मुश्किल है, बट गर्मी में तुमको कभी भी बॉडी पेन नहीं होगा। बहुत ही चटाई बिछाओ, जमीन पे सो, जीवन भर बॉडी पेन नहीं होगा। जितना ये ज्यादा गद्दा और ये सब यूज करोगे उतना ही ज्यादा परेशानी होगा। हाँ जी, और कोई भी चटाई, मेरा चटाई से मतलब नहीं तुम ताड़ के पत्ते वाला लेके आओगे कि तुम नेचुरल लेके आओगे। ठीक है, तुम बेडशीट बिछा के सो जाना, बट कहने का मतलब आप स्ट्रेट सो। ठीक है, वो सरफेस आपका इवन होना चाहिए। अगर जवानी में हो, अभी अभी से सोना स्टार्ट करोगे तो बुढ़ापे तक कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि बाद में पेन आएगा तो फिर तो डॉक्टर बता ही देगा कि ऐसा मेट्रेस वैसा मेट्रेस। चौकी चौकी पे भी मतलब आपका फ्लैट सरफेस हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गद्देदार ना हो, गद्देदार ना हो। ठीक है, तो गद्दा जो है कहीं पे भी खराब है, शादी के बाद तो सब गद्दा ही सोता है तो उसके में उसमें भी सोना नीचे, क्या दिक्कत है तुमको? ठीक है, नीचे कहने को सबसे पहले आता है ये बेड, उसके बाद फिर मैट्रेस, सबसे पहले दिक्कत नहीं है। चल, अब जो है अगर सॉइल सलाइन हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जो कॉजेज, देखो नेचुरल कॉजेज वाले को तो आप नहीं ठीक कर पाओगे, बट जो आपका आर्टिफिशियल कॉज है, कहीं पे सॉइल जमा हो गया, जैसे कहीं पे मान लो फ्रैक्चर वगैरह की वजह से सॉइल जमा हो जाता है, तो फिर दैट इज वहां पे ड्रेनेज करी जाती है। ड्रेनेज का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पानी बहाया जाएगा, और पानी में डिजोल्व होकर सॉल्ट क्या हो जाएगा, वो आगे दूर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है इरिगेशन वाटर के थ्रू दे विल डू दिस थिंग, बट ये बहुत जगह पे कारगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो है लॉस काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ कैनाल, अच्छा एक सॉइल का जो कारण है सैलिनिटी का, वो क्या है, जो मैंने आपको इंदिरा गांधी कैनाल का एग्जांपल दिया, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कैनाल्स हैं वो सीमेंटेड नहीं है, मतलब उनके दोनों पार्ट सीमेंटेड नहीं है, दोनों साइड से जो क्या बोलते हैं उसके, जिसमें पानी फ्लो करेगा, तो दो ऐसे उसके ये होंगे ना, तो ये वाला दोनों लाइनिंग जो है वो सीमेंटेड नहीं है, लाइनिंग नहीं करी गई इसकी। अब क्या होता है, पानी वहां से धीरे धीरे रिश्ता रहता है, ऑब्वियसली जाएगा, तो रिश्ता रहेगा, तो इसके आसपास के जो खेत होते हैं ना दोनों साइड में, इन खेतों में अननेसेसरली क्या हो रहता है, पानी आपका स्टैग्नेट रहता है, जरूरत से ज्यादा रहेगा, जरूरत से ज्यादा पानी रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो यहाँ पे सालों जो इवापोरेशन होगा, सालों यहाँ पे क्या होती रहेगी, सैलिनिटी को बढ़ाया जाएगा। तो एक तरीका ये बताया गया कि यहाँ से जो आपका कैनाल्स हैं, इसके सीपेज को आप क्या कराइए, कंट्रोल की। सीपेज को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आप उसको लाइनिंग कर दो। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कैनाल्स को क्या कर दिया जाता है, दोनों साइड से आपको देखोगे प्लास्टर कर दिया जाता है, ताकि पानी जो है वो आपका सीप ना करे, पानी सीपेज ना हो। तो इससे आपका क्या होगा, वाटर लॉगिंग वाली समस्या जो है ये भी आपका हेल्प करेगी। तो ठीक है, तो कंक्रीट से कर दिया जाता है, ठीक है, रबर प्लास्टिक बिटुमिन किसी चीज से आप उसको कर दो, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स करोगे तो भी ये समस्या जो है काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा इरिगेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहिए। अब देखो, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे पानी स्टैग्नेट नहीं करना चाहिए, मान यानी कि बहते हुए पानी से इरिगेशन हो, पानी जो है आए और खेतों से निकल जाए। पानी जब स्टैग्नेट कर जाएगा वहां पे और वहां से इवापोरेट होगा, तो फिर सॉइल का सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो है वो आपका बढ़ना स्टार्ट करेगा।
ठीक है, तो मेजर कॉजेज आप यही कर सकते हो, साथ ही साथ और लास्ट में तो सॉल्यूशन लिख ही सकते हो कि भाई जहां पे नेचर जैसा है आप उसी हिसाब से वहां पे खेती कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा देख के करे कहाँ पे सब्सिडी देने का है नहीं देने का है, ये सब पॉइंट तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ये मैं ज्योग्राफिकल कॉजेज डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ कई बार लाइम एंड जिप्सम सैलिनिटी बढ़ जाती है तो फिर आप इनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल यूज कैल्शियम। कैल्शियम आप लेकर के तो वहां पे जहां पे सॉइल बहुत ज्यादा सैलिनाइज हो गया है तो दिस इज द बेस। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ये क्या कर देता है, उसको ठीक कर देगा ये। ठीक है, दीज आर द मेजर आप कह सकते हो तरीके हैं जिसके थ्रू आप सॉइल को ठीक कर सकते हो। नाउ इसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कि भारत में सॉइल जो है किस तरीके से है। नाउ कमिंग ऑन टू कि क्लासिफिकेशन अगर सॉइल की बात करोगे, अच्छा ये था ना अकबर वाले टाइम में सॉइल को क्या क्या कहा जाता था, खेतों को बांटा गया था वहां पे, याद है किसी को? हाँ, टोडरमल ने क्लासिफिकेशन कराया था ना, देखो हिस्ट्री से भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो उसने अलग अलग टाइप्स में बताया था ना, चाचर बंजर कुछ करके ऐसे ऐसे नहीं, उर्वरा उसर उसर कुछ ऐसे करके, तो वहां से ये कर लेना। हाँ जी, इस पे अमरकोश वाला था। अच्छा हाँ, उसमें हाँ परती चाचर बंजर उर्वरा उसरा ऐसा कुछ करके था नहीं, ये तो अशोक, ये तो किसी और का क्लासिफिकेशन मैंने अशोक, ये अकबर वाला क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया है कि उसका जो टोडरमल वाला बंदोबस्ती में था तो उसने कैसे उसको डिवाइड किया था। तो उर्वरा उसरा परती चाचर बंजर ऐसे करके उसका क्लासिफिकेशन था। अब इसको जिसको थोड़ा बहुत ये का वर्ड्स का आइडिया है वो कर लेगा इसको। ठीक है, अदरवाइज पढ़ के कोई नहीं गया होगा इसको, लिटरली नहीं पढ़ेगा। अब ये सब थोड़ी याद करके बैठाएगी क्लासिफिकेशन। आप बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो अकबर वाला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वही शेरशाह सूरी वाला बेस्ट था। बाकी कोई क्लासिफिकेशन मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा। अलग अलग किताबों में क्लासिफिकेशन तो कई तरीके से। हाँ तो वन पूछ दिया तो क्या ही करोगे, तो हर साल 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कहाँ से निकाल के लाए तुम खोजते रहो। अब ये तुम देखोगे किसी बुक में मेंशन है? नहीं, एंशिएंट इंडिया का है, मैं कह रहा हूँ जो मेन जनरल जो आपके बुक्स वगैरह हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हो उसमें कहीं में डिस्कस है ये? वैसे कह सकते हो, तो वो पहले से उठा के पूछा तो मिल गया तुम। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली आपका सॉइल का कई तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस किस चीज के बेसिस पे किया जा सकता है, तो कई तरीके हैं। तो एक तो उर्वरा मतलब कहीं पे भी फर्टाइल है, उसर का मतलब स्टेराइल है, सॉइल जो है वो खराब है। तो जनरल क्लासिफिकेशन आपका यही है। जनरली जो सॉइल करा जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। किसका? हाँ 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 हाँ, ये सुने थे, ये सुने थे, इन दोनों का नाम नहीं सुना। नहीं ये तो ठीक है, ऊपर दोनों ठीक है। हाँ, तो बाकी का नहीं सुने थे तो हम ए एंड बी लगा दिए। ये भी ठीक है। देवमातृका जो मिसेस आंसर की वगैरह दे रहा है ना, तो बोला कि मोर देन वन ऑफ देम। हाँ देवमातृका ये भी ठीक है, वाटर बाय रेन ये भी ठीक है। इसका हम ये तो श्योर सुने ही नहीं, पर क्या करते हैं। नहीं ठीक, अरे जो नहीं सुने उसमें क्या करोगे भाई। वो तीसरे जो फोर्थ ऑप्शन है ना, फोर्थ वाला देवमातृका, वो भी सही है उसका। ठीक है, चलो हाँ जी। तो यहाँ पे जो है आपका टेक्सचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, कलर के बेसिस पे हो सकता है, स्लोप ऑफ लैंड पहाड़ी सॉइल है कि आपका जमीन ये वैली वाला सॉइल है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, तो हर चीज के बेसिस पे आपका जो है क्लासिफिकेशन होते रहता है। अगर टेक्सचर की बात करोगे तो मेजर क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो दैट इज द आपका सैंड क्ले एंड सिल्ट। तो सैंड क्ले एंड सिल्ट जो है नथिंग बट कि यहाँ पे टेक्सचर का साइज कैसा है, जो सॉइल का कंपोनेंट्स है उसका साइज क्या है। एक छोटा सा ये रखना कि क्या होगा, ऐसे डिटरमाइन कर दिया जाता है कि एक पोर्शन जो है सैंड, दूसरा क्ले और तीसरा सिल्ट। ठीक है,
तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एंड डिपेंडिंग अपॉन कोई भी किसी भी सॉइल में कितना परसेंट क्या है, उस सॉइल का नेचर बदल जाएगा। इसमें से वैसा सॉइल जहां पे कि 33% हो तीनों, यानी एकदम सेंटर में लाई करे, उसको कहा जाता है लोमी सॉइल। एंड माना जाता है कि अगर ऐसा सॉइल हो जिसमें सैंड भी 33%, सिल्ट भी 33% और क्ले भी 33%, तो फिर ये एक आइडियल सॉइल होगा। तो लोमी सॉइल अपने आप में आइडियल सॉइल माना जाता है, जिसमें कि परफेक्ट बैलेंस आपको बनेगा। लेकिन बाकी कोई भी सॉइल होगा तो वो कहीं इधर लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे मिल रहा है आपको, किस टाइम पीरियड में मिल रहा है। तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले और लोम जो है, इन्हीं का बेटर कॉम्पोजिशन जब आपको हो जाता है, देन दिस इज नोन एज द आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो दिस इज व्हाट आपका टेक्सचर के बेसिस पे इस तरीके का सॉइल है। इसके अलावा एक होता है स्ट्रक्चर भी, सॉइल के स्ट्रक्चर की भी बात करते हो कि सॉइल आपका जो है वो अरेंज कैसे है। ठीक है, जैसे एक होता है, मान लो प्लेटी सॉइल हो गया, तो प्लेटी सॉइल होगा तो क्या होगा, देखते होगे कभी कभी आप जब खेत को जोतते हो तो कई बार ऐसे ऐसे सॉइल उखड़ेगा आपका, खड़ा खड़ा उखड़ता है, टूटता है, नहीं हल लेके जाओगे तो कभी कभी जो है ऐसे प्लेट्स की भांति टूट जाता है। तो ये भी एक आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस तरीके से भी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ये टेक्सचर की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसमें भी स्ट्रक्चरिंग, जब हम खेतों को जोतते हैं तो उसमें पता है क्या करने का प्रयास करते हैं, हम यही प्रयास करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये टूट जाए, ये टूट के आपका फाइन ग्रेन्ड हो जाए। और ये आसान होगा जब आपका सॉइल आपका लोमी कैटेगरी में होगा, जितना अच्छा उसमें आपका देखो जैसे क्ले की मात्रा ज्यादा होगी तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट कर देगा। तो क्ले आपका प्लांट ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, बट वो आपके सॉइल को क्या करेगा, वो स्ट्रक्चरिंग कर देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा, एयर को पास नहीं होने देगा। तो नहीं होने देगा तो केवल पानी से तो काम नहीं चलेगा, एयर भी आपको क्या है, जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक टर्म यूज होता है सॉइल इन्वायरमेंट। कि सॉइल इन्वायरमेंट कैसा है। जब सॉइल इन्वायरमेंट की बात करते हो तो इसमें दो चीजें हैं कि सॉइल के अंदर में एयर कितना है और सॉइल के अंदर में वाटर कितना है। ठीक है, एयर एंड वाटर जब दोनों का कॉम्पोजिशन की सॉइल में इनकी कितनी प्रेजेंस है, उसके बेसिस पे सॉइल इन्वायरमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे अभी अभी ताजा ताजा बारिश हुई हो एकदम, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका वाटर जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, एयर की मात्रा कम होगी। धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर आपका गायब होगा और एयर की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो बस जो भी आपके पोर्स होते हैं, उस पोर्स में एयर और वाटर का कंपोजिशन कितना है, उसके बेसिस पे सॉइल इन्वायरमेंट को डिटरमाइन करोगे। और खेती के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सॉइल इन्वायरमेंट परफेक्ट बैलेंस में चाहिए, जहां पे एयर भी प्रचुर मात्रा में हो और वाटर भी प्रचुर मात्रा में हो। क्योंकि किसी एक का एब्सेंस हो गया तो आपका क्रॉप्स का ग्रोथ नहीं होगा। केवल वाटर लग जाए तो भी आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है, और केवल पूरा वाटर गायब भी हो जाए तो भी आप खेती नहीं कर सकते। तो सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर और सॉइल का इन्वायरमेंट, ये तीन टर्म्स जो है ये आपका यूज होता है। सैंडी सॉइल, ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा साइज बड़ा है, सिंपल सा सैंड का साइज बड़ा है, सिल्ट का उससे छोटा है, क्ले का उससे भी छोटा है। तो पेबल्स, पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़, तो इसको सॉइल का हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, पेबल्स से आप लेके आओगे सैंड में, फिर आएगा ये सिल्ट में, फिर आता है ये क्ले। ठीक है, तो आपका दिस इज जस्ट बेसिस ऑन द साइज, साइज याद करने की जरूरत नहीं, कितना माइक्रोमीटर का है क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दीज आर वन ऑफ द पुअरेस्ट टाइप्स। यहाँ पे इसके वजह से कारण क्या है, क्योंकि ये कुछ भी होल्ड नहीं करता है। अब जहां पे सैंड ज्यादा होगा वहां पे वाटर में क्या होगा, वहां पे वाटर आपका पूरा का पूरा पास कर जाएगी, वाटर होल्ड ही नहीं करेगा वो। तो इसके वजह से ना तो वो वाटर को होल्ड करता है, ना तो वो किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लो, बहुत ही लो न्यूट्रिएंट्स, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। इसके वजह से क्या होता है कि वहां पे प्लांट्स को वाटर मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर नोन एज, दे आर पुअर टाइप ऑफ सॉइल। लेकिन एक चीज काफी अच्छा है, वेरी गुड फॉर द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पानी आपका स्टैग्नेट नहीं करेगा कहीं पे। ठीक है, तो आपका पानी कितना भी पड़ेगा तो आराम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए देखो, जब सॉइल कंपोजिशन की बात करी तो लोम क्यों हमने कहा कि केवल क्ले की बात नहीं करी, आपको सैंड की भी जरूरत है, ताकि सैंड अच्छा रहेगा तो उसकी वाटर जो है वो आपका निकलता रहेगा टाइम से। इसके बाद सिल्ट तो इनके बीच में लाई करेगा, बट जो आपका नेक्स्ट है दैट इज द, चलो है ही यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सैंड से बड़ा छोटा होगा ये, एंड दिस इज लार्जर देन द क्ले। अब ऑब्वियसली ना हाथ में छू के तुम बता सकते हो, जैसे ही सॉइल को उठाओगे हाथ में, टेक्सचर के बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा, एकदम बहुत ही फाइन मिल रहा है तो दैट इज द क्ले, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो दिस इज द सिल्ट, और एकदम जो खुरदुरा है दैट इज द सॉल्ट। तो एक सैंड में किसी भी सॉइल में आपको ये तीनों चीजें रहती हैं, उसमें कुछ सैंड के पार्टिकल्स होंगे, किसी सिल्ट के, कुछ क्ले के, डिपेंडिंग अपॉन कितना है।
यहाँ पे जनरली इस तरीके का जो सॉइल है यू विल जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडी, जनरली यू आर फाउंड नियर द वाटर बॉडी। इसमें क्या होगा कि ये वाटर को थोड़ा बेहतर होल्ड भी करेगा, बट ड्रेनेज इसका सैंड वाले से थोड़ा सा कमजोर होगा। सीधी सी बात है। तो यही बैलेंस भी आपको देखना है कि अच्छा कौन सा यहाँ पे किसका मात्रा ज्यादा है, और उसके हिसाब से उसके बेसिस पे यू कैन टॉक अबाउट कि इसमें वाटर आपका रिटेंशन होगा कि वाटर जो है वो ड्रेन कर जाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और ये इतने पास होते हैं कि यहाँ पे स्पेस आपका ऑलमोस्ट एब्सेंस होता है। ये पूरा का पूरा लॉक कर देते हैं, तो लॉक कर देंगे तो एयर भी एब्सेंस हो जाएगा, वाटर भी आपका पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज है इनके लिए कि वेरी गुड वाटर स्टोरेज क्वालिटीज। पानी जो बहे, बारिश हो गई तो पानी आपका रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। जो आपका ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र वाला, थोड़ी सी भी बारिश होगी वो पानी वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हमारे यहाँ भी जैसे कुछ जो काली मिट्टी हमारे यहाँ भी है, थोड़ी सी भी बारिश होती है उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर को अब कहीं पास ही नहीं होने दे रहा, चिपचिपा हो गया, ठीक है, चिपकना स्टार्ट करेगा। तो इसी वजह से ये ध्यान रखना, साइज काफी छोटा होता है, वाटर को जाने नहीं देता है, सो इट बिकम्स वेरी स्टिकी। जैसे ही बारिश होगा ये तुरंत ही आपका चिपकना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पानी इसमें से सूखेगा तो फिर आपका स्मूथ में ड्राइड हो जाएगा। पूरा जो फटना, दरार जो फटना शुरू हो जाता है ना, तो जहां पे दरार फट रहा है समझ लेना कि वो क्या है, उसमें क्ले की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्ले की मात्रा ज्यादा वही वाटर को रिटेंशन किए रहता है बारिश के टाइम में और जाने नहीं देता है। इवापोरेट होगा तो वो दरार फिर फटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है ये। दिस इज द डेंसेस्ट एंड हेवीएस्ट टाइप ऑफ सॉइल, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होगी, हेवी रहेगा। एंड विच डज नॉट ड्रेन वेल और प्रोवाइड स्पेस फॉर प्लांट रूट्स टू फ्लरिश। तो यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ भी होना आसान नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए आप बैलेंस खोजते हो कि बिटवीन द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और इसके बीच का जो परफेक्ट बैलेंस मिलेगा दैट यू विल कॉल एज लो। ठीक है, आप देखो सैंडी लोम भी हो सकता है, सिल्ट लोम भी हो सकता है, क्लेई लोम भी हो सकता है, अमाउंट जो आपका बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, सो दिस वाज आपका, ठीक है, लोमी सॉइल नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले सच दैट द बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईच इज, तीनों से आपकी तीनों की जो खासियतें हैं आप उसको लेके आइए, अपने आपका चलेगा। यहाँ पे एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स भी होगा, ड्रेनेज भी आपका अच्छा होगा, तो आपका प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। साथ साथ ह्यूमस भी रहना चाहिए, खैर ह्यूमस को तो ये नहीं करा जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, जो भारत में सॉइल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये दिस इज बेस्ड अपॉन आईसीएआर वाली क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि अलग अलग किताबों में अलग अलग है, बट वी विल जस्ट फॉलो द जो 1952 का एग्रीकल्चर कमीशन का जो क्लासिफिकेशन है आप उसके हिसाब से चलोगे। तो यहाँ पे जो मेजर सॉइल्स के टाइप हैं, अलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटेराइट, सलाइन, फॉरेस्ट, एरिड सॉइल, पीटी सॉइल, यही क्लासिफिकेशन आपको दिए हुए हैं। अब जब आप सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या, देखो जहां पे भी इसमें नॉट ओनली दैट, जब आपको आंसर भी लिखने आएगा कि सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा कीजिए, व्हाट यू विल टॉक अबाउट। ठीक है, पहली चीज कि ये एरियाज कौन से हैं, कहां पे ये मिट्टी मिलती है। दूसरी, यू विल टॉक अबाउट कि इनका नेचर क्या है, जो सॉइल का नेचर है वो कैसा है। ठीक है, यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फॉर्मेशन, कि ये बने कैसे थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन प्योर थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ लेके जाएगा, अगर आपके पास स्पेस हो तो यू कैन टॉक अबाउट कि आखिर ये बने कैसे हैं, फॉर्मेशन की बात कर लो। ठीक है, नेचर में आप क्या बात करोगे, नेचर में यू विल टॉक अबाउट कि इसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कैसा है और इसका केमिकल प्रोफाइल कैसा है, या पार्टिकल प्रोफाइल कैसा है, साइज के बेसिस पे कर ले। एंड देन यू विल टॉक अबाउट कि इसमें क्रॉप्स कौन कौन से लग सकते हैं, और अगर और स्पेस हो देन यू विल टॉक अबाउट कि क्या इनके साथ किसी पार्टिकुलर रीजन में कुछ इश्यूज हैं, कुछ समस्याएं हैं क्या, जो हमारा हो सकता है वो नेचुरल ना हो, एंथ्रोपोजेनिक हो, हमारे कारण से ही हो, बट है तो यू कैन डिस्कस। आप किसी भी सवाल को कोशिश करो कि इन 4-5 पार्ट्स में आप डिस्कस करो। लोकेशन कहाँ पे है, नेचर क्या है, कैसे कैसे बना है, इसका प्रोफाइल कैसा है, किस तरीके क्रॉप्स उग सकते हैं, और जो है आपका इशू, क्योंकि तब आपको लिखने में समस्या नहीं होगी, आपका दिमाग में फिक्स होगा कि मुझे यही 4-5 पॉइंट ही लिखने का है, अननेसेसरी चीजें लिखोगे नहीं उसमें। बात समझ में आ रही है, तो जस्ट राइट इट डाउन, देन इसको हम
दुनिया में एक समस्या भारत में जैसे कि मैंने बताई, तो 33% आपका 1/3 ऑफ सॉइल जो है आपका डिग्रेडेड हो चुका है, ऑलमोस्ट 1/3 जो आपकी एग्रीकल्चर योग्य सॉइल थी वो खराब हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपका पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी के लिए क्या होगी, आपकी समस्याएं पैदा करेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी तो कम हो रहा है। नहीं, धीरे धीरे आप एक्सटेंशन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, शहर बना रहे हो, तो कहाँ जाएगा वो। तो एक तो आपका लैंड कम हो रहा है, जो एग्रीकल्चर योग्य भूमि थी वही कम हो रही है, एंड विद इन दैट जो एग्रीकल्चर योग्य भूमि थी बिकॉज ऑफ द सैलिनाइजेशन या बाकी इशू की वजह से, सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से आपका वो भी कम हो रहा है। तो आपका फूड पे लेकर के एक चैलेंज जो है आने वाले टाइम में बनता हुआ दिखता है, जब तक कि हम ऑल्टरनेटिव ना को लेके आए। लेकिन आप इसको फूड सिक्योरिटी में लिंक कराओ, हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक मिलेगा, हर टॉपिक किसको कहां से कैसे लिंक करा रहे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगा और समस्या बढ़ेगी, बढ़ेगा ना, कैसे? क्लाइमेट इफेक्ट होगा, क्लाइमेट इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इवापोरेशन एंड ऑल चीजें आपको इफेक्ट होगी, एग्रीकल्चर पे आएगा, इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएंगे स्मॉल स्केल फार्मर्स। तो आपको यही करना है, जब आंसर लिखना होगा यू विल जस्ट थिंक अबाउट मैं इसको कितने डायमेंशन में लेके, जितने ज्यादा डायमेंशन खोल पाओगे उतने ज्यादा तुमको अच्छा, तुम्हें लिखने के लिए कभी वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे। अच्छा इसमें मैं लिखूं क्या अब, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्टिकल नहीं जाने का सोचना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भागने का सोचना है, जब तक कि स्पेसिफिकली ना पूछे कि आप मुझे वर्टिकली बताओ ये क्या है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, क्या क्या है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल की बात करोगे, भारत में जो है सबसे ज्यादा एरिया जो है, देखो उसी बेसिस पे मैंने आपको ये भी करा हुआ है। ठीक है, लोकेशन एंड एक्सटेंट, दे आर द बिगेस्ट सॉइल ग्रुप, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द जो भारत का एरिया है वो आपका क्या है, वो एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल जो है सबसे बड़ा जो इसका ट्रैक्ट है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैक्ट है फ्रॉम द सतलज गंगा प्लेन। तो सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक जो है आप ऑलमोस्ट लेके उसको ले ही सकते हो, क्योंकि जो आसाम का जो एरिया है ना ये, तो ऐसे जो ब्रह्मपुत्र पास होती है तो ये वाला एरिया भी ऑलमोस्ट प्लेन ही है। ठीक है, तो आसाम प्लेन इसको कहते हैं, ये भी एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल अगर भारत की बात करोगे ना, भारत 40% तो है ही। जस्ट एक मैप चला देते हैं ना हम लोग, अगर भारत की बात करोगे तो यू विल फाइंड, एक तो एलुवियल सॉइल जो है ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट इधर थोड़ा सा चौड़ा है, इधर थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट ऐसे, ये जो पूरा एरिया है दिस इज आपका अलुवियल सॉइल। यहाँ से थोड़ा सा पतला सा कॉरिडोर जा करके ऐसे अरावली के बगल से, एंड देन ये आपका गुजरात वाले रीजन्स में थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ। ठीक है, बाकी फिर आपका जो कोस्टल एरियाज हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स वाले जो हैं, तो घाट्स नहीं, जो आपको प्लेन्स वाला एरिया जो है इनका, वहां पे अगेन यू विल फाइंड ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका पूरा, हाँ तो 40% हो गया ना सेंट्रल एरियाज को छोड़ करके। ठीक है, 40% जो आपका एरिया है ऑलमोस्ट दिस इज द एलुवियल। ठीक है, तो दिस इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट कि कहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल्स का जो है आपका जाता है। अब इसमें और फर्दर लिखना चाहोगे तो अब इसको कोस्टल एलुवियम बोलते हैं, इसको आपका रिवराइन एलुवियल बोलते हैं, जरूरत नहीं है तो यहाँ से आपका काम। ठीक है, सो आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जो सारा का सारा उत्तराखंड के जो नीचे वाले रीजन हैं, ठीक है, तराई सॉइल वाला जो रीजन है वो आपका दिखेगा। ठीक है, आसाम बिल्कुल लिखो, आसाम लिखो यहाँ पर। ठीक है, आसाम का जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, अगर डर लगे लिख के तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स डाल देना। ठीक,
हो गया असम प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे द स्ट्रेच आउट इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात में भी थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। अब अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करोगे तो पेनिनसुलर इंडिया में भी है, जो आपका कोस्टल एलुवियल है तो पेनिनसुलर इंडिया में ही है ना, खासी वहां पे भी जहाँ पे रिवर होंगी तो डेल्टाज में मिलेगा, रिवर वैली जो होंगी वहां पे मिलेगा। इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो यहाँ पे सारे के सारे जो है डेल्टाइक एलुवियम या कोस्टल एलुवियम, ठीक है। तो जहां पे भी डेल्टा आपको याद हो वहां पे थोड़ा सा उसको और बढ़ा देना ग्राफ को। अब जैसे यहाँ पे मान लो ये डेल्टा रीजन है पूरा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के दिया है, ठीक है, तो पूरा है ही। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे कावेरी वाला आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। ये महानदी वाला डेल्टा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, डेप्थ उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपका हो जाता है। सो ये आपका पहली चीज कि इसका लोकेशन एंड एक्सटेंट कहाँ पे है, ये मिलेगा कहाँ कहाँ। देन फर्दर अगर बात करोगे फॉर्मेशन कैसे बना, तो बनने का जो है सिंपल सी बात है, ये वहां पे आइए, इसको कहते हैं ए जोनल सॉइल। देखो सॉइल जो है वो दो तरीके की एक और क्लासिफिकेशन है, जोनल एंड ए जोनल। जोनल सॉइल्स यानी ये सॉइल्स जहां पे बने हैं वहीं पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जिस जोन में आपको बने हैं वहीं पे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इनके क्लाइमेट का असर इन पे दिख रहा है, ठीक है। ए जोनल सॉइल्स होते हैं कि इनको ट्रांसपोर्ट किया गया है, जनरली एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, वहां के क्लाइमेट का इंपैक्ट सॉइल पे 100% नहीं दिखता है। तो ये ए जोनल है, क्यों? क्योंकि दिस हैज बीन डिपॉजिटेड किसके द्वारा? इंडो-गैंजेटिक, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, सारे के सारे रिवर्स आपको कर लिया। कोस्टल रीजन्स में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ये वहां पे टूटे हैं बिकॉज ऑफ वेव एक्शन की वजह से, बार बार पत्थर जो है पानी की वजह से तोड़ रहे हैं इसको। जनरली ये ट्रांसपोर्टेड टाइप है, तो इसी वजह से यू विल फाइंड कि काफी फर्टाइल भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बार सॉइल जो है ये आपका रिप्लेनिशन होते रहता है। पेरेंट मटेरियल से आपका कोई भी इसका रिलेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि पेरेंट मटेरियल वहां पे कुछ है ही नहीं वैसा। आप सोचो कि अच्छा ये एलुवियल सॉइल किससे बना होगा, यू वोंट फाइंड द पेरेंट मटेरियल, इसका पेरेंट मटेरियल तो हिमालय में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से पेरेंट मटेरियल से वहां पे कोई एसोसिएशन आपका नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्टेड नहीं होता यू वुड हैव कमिंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्योंकि अभी डिपॉजिट हुआ है, हर साल डिपॉजिट होते रहता है, इसीलिए इसका प्रोफाइल जो है क्या है, वो आपका काफी ज्यादा डेवलप नहीं है। देयरफॉर दे आर इमैच्योर एंड हैव वीक प्रोफाइल। इमैच्योर यानी आप बहुत जल्दी लेयर्स को बता नहीं पाओगे कि कौन सा ओ लेयर है, कौन सा ए है, ई है, बी है, सी है, क्योंकि ताजा ताजा बना हुआ ये सॉइल है, ठीक है, टर्शियरी पीरियड का सॉइल है। साथ ही साथ वीक प्रोफाइल्स यानी यहाँ पे जो विड्थ है आपका होराइजन्स की वो काफी छोटी छोटी पतली पतली है, तो यहाँ पे इसका प्रोफाइल जो है वो काफी वीक है। सॉइल जो है यहाँ पे सैंडी एंड क्लेई सॉइल्स, यू विल फाइंड कि जैसे जैसे आप प्लेन्स में भी ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो आपका क्या होता है, सैंड का मात्रा कम होता जाएगा और क्ले का मात्रा बढ़ता चला जाएगा। तो आप तराई सॉइल की बात करोगे जहां पे नदियां उतरती हैं तो वहां पे सॉइल क्या मिलेगा, सैंडी मिलेगा। आप चले जाओगे डेल्टाज में एकदम जहां पे आपका सुंदरबन डेल्टा, वहां जाते 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 सॉइल क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। तो इंडिया में जैसे ही आप वेस्ट टू ईस्ट बढ़ोगे तो सैंड का मात्रा जो है वो कम होता जाएगा और आपका क्ले का मात्रा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंकड़, यहाँ पे जो कैल्शियम का कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पे कई जगहों पे आपको इवन लेयर्स में मिलते हैं। कंकड़ जो है, कंकड़ कुछ नहीं है, कैल्शियम के कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो पत्थरों में जो कैल्शियम रिच रॉक होंगे तो वही टूट के जो है यू विल फाइंड कि सॉइल में आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है। ये पूछ लेता है कि अच्छा ये कंकड़ का क्लासिफिकेशन या जो ये कंकर्स हैं ये भारत के किस सॉइल टाइप में सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एलुवियल, ये कंकड़ कुछ नहीं है, कैल्शियम है ये, ठीक है, कैल्शियम के आपको रॉक्स हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा यू विल फाइंड। इसके अलावा यहाँ पे सॉइल इज पोरस। अच्छा, दो टर्म यूज होते हैं, एक टर्म होता है पोरोसिटी और एक टर्म होता है परमिएबिलिटी। सॉइल के केस में अगर थोड़ा सा टेक्निकल कोई बतियाएगा तो फिर ये टर्म से यूज करेगा, पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, कि कोई भी सॉइल है वो पोरस है कि परमिएबल है। अच्छा देखो, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेंब्रेन पढ़ा, तो अगर सॉइल परमिएबल होगा तो क्या करेगा, वाटर को अपने से होकर के पास होने देगा, यानी सैंडी सॉइल क्या होगा, परमिएबल ज्यादा है, नहीं क्लेई सॉइल क्या है, परमिएबिलिटी उसकी कम है। सिल्ट में क्या होगा, परमिएबल सेमी परमिएबल के तौर पे काम करेगा। पोरोसिटी है कि वो वाटर को कितना अच्छा होल्ड करेगा, दिस इज अबाउट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, पोरोसिटी, पोरसिक नहीं सॉइल।
तो अगर वाटर अच्छा होल्ड, अगर परमिएबल होगा तो पूरा परमिएबल ज्यादा होगा तो क्या करेगा, पोरोसिटी उसकी कम हो जाएगी, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, परमिएबिलिटी खराब होगी तो पोरोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी बेहतर होने के चांसेस। तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा पोरस की डाइसाइड है, यानी वाटर को थोड़ा सा अच्छा होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सैंड एंड क्ले दोनों आपको ठीक ठाक मात्रा में मिलते हैं। केवल सैंडी सॉइल होगा तो क्या हो जाएगा, वो परमिएबल सॉइल हो जाएगा, पूरा सॉइल नहीं होगा, पूरा का पूरा सॉइल को पास करा देगा पानी को। अच्छा, इसके बाद एलुवियल में एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा यहाँ पे ड्रेनेज भी आपको ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे सैंड सिल्ट ये ठीक ठाक मात्रा में तीनों चारों मिल जाते हैं। इसके वजह से किसी एक का डोमिनेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे आपको ड्रेनेज कंडीशन काफी अच्छी मिलती है, आपका एग्रीकल्चर जो है वो काफी बेहतर होगा। कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड होते हैं, यहाँ से हर साल बाढ़ आएगा तो नई मिट्टी जो है आपको लेकर के आएगी। अच्छा, यहाँ पे भी जो है इसमें भी दो तरीके के हैं जो आपको एलुवियल इस मैदान में मिलते हैं, गंगा वाले मैदान में, दैट इज द खादर एंड भांगड़। ठीक है, तो खादर जो सॉइल है वो क्या है, नया वाला सॉइल है, हर साल रिप्लेनिश होता है। भांगड़ जो है वो पुराना सॉइल है। ठीक है, वहां पे वो रिप्लेनिशमेंट उसकी जो है वो बंद हो चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इस एलुवियल का एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा एंड लाइम की मात्रा बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है। जैसे जो भांगड़ है वहां पे कंकड़ नोड्यूल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि आपको नए वाले में कम मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जनरली भारत के जनरली जो सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन पुअर हैं। जनरली जो है आपके भारत में सॉइल वो नाइट्रोजन पुअर है। यहाँ पे जो एलुवियल है ये एक चीज में काफी अच्छा है, दैट इज द पोटाश। तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, आप तीन ही चीजें डिस्कस करना है इसमें, ये चार चीजें केमिकल में भी, कि यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है, ठीक है, पोटेशियम का क्या है, एंड आपका जो है पोटास का क्या है। तो नाइट्रोजन, एनपीके, ठीक है, एंड आपका ह्यूमस का कंटेंट क्या है, ये चार कंटेंट ही डिस्कस करने का, बहुत ज्यादा आयरन वगैरह जो भी नहीं है, किसी एक दो सॉइल में बस डिस्कस कर देंगे हम लोग। अच्छा, खेती होती है तो ह्यूमस आपका काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज फर्दर आपका डिवीजन जो है कि खादर एंड भांगड़ में करते हो। खादर जो है आपका हर साल फ्लड्स के वजह से आएगा, फ्रेश सिल्ट होता है इसके वजह से। ठीक है, तो नॉन पोरस होगा, सिल्ट का मात्रा ज्यादा रहेगा तो नॉन पोरस होगा। ठीक है, अच्छा, भांगड़ जो है एबव द फ्लड लेवल, ये पुराने एरिया है जहां पे कभी रिवर पास करती थी। ठीक है, अब वहां पे आपका नया सॉइल डिपॉजिट नहीं होता है, दिस कंटेन्स द कंकड़। ठीक है, जो लाइम नोड्यूल्स है ये आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। कई जगहों पे दीज आर कवर्ड बाय अनप्रोडक्टिव विंड बॉर्न सॉइल कॉल्ड द लोएस। क्या है कि जो आपका प्रोडक्टिव लेयर है, कई जगहों पे क्या हो गया, जैसे जो आपका वो कौन सा एरिया है डाकुओं के लिए फेमस, चंबल। ठीक है, चंबल रिवाइंस की वजह से या राजस्थान वाले इलाके से बहुत ज्यादा हवाएं चलती है ना, तो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड वाले, वो क्या हो गए हैं, वो उस रीजन में आकर के इन सॉइल्स पे डिपॉजिट हो गए हैं, जिनको कि आप लोएस कहते हो। तो ये क्या करते हैं, ये उसको अनप्रोडक्टिव बनाते हैं, उसको कवर कर देंगे तो अनप्रोडक्टिव बनाएंगे। ठीक है, हाँ, वाइंड बॉर्न सॉइल जो है हवा चलने की वजह से, तो जनरली बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और ये इसके वाटर जो नीचे जा सकती थी परमिएबिलिटी को ये क्या कर देते हैं, खराब करते हैं। क्रॉप्स की बात करोगे तो आपका जो है खूब बढ़िया रबी खरीफ दोनों फसल उगता है, तो देख के लिख लेने का है हमारे यहाँ क्या क्या उगता है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है रबी एंड खरीफ में सब कुछ उगा लो सकते हो आप, व्हीट, राइस, मेज, सुगरकेन, पल्सेस, जो मन करे डाल देना। ठीक है, डेल्टाइक रीजन्स में जूट कल्टीवेशन, तो भारत में अलुवियल सॉइल में ही केवल जो है जहां पे आपका जूट का कल्टीवेशन होता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, आजकल थोड़ा सा आंध्रा में बढ़ा है जूट का कल्टीवेशन। ठीक है, बाकी जो है यही बेल्ट है आपका जूट कल्टीवेशन का। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है हुगली वाली वो इसी जूट के आसपास बनी थी एक समय में, आज जो है वो भले ये हो गया है। तो सिंपल आपको यही रखने का, इसके आगे एक एक करके बस हर सॉइल में इतना ही क्या है, कहाँ पे है। अब अच्छा, अगर इसमें इशू की बात करें, क्या है एलुवियल सॉइल वाला इशू, क्या है, जनरली फ्लडेड एरियाज में है तो खेती काफी रेगुलर नहीं होगी। पंजाब हरियाणा वाला कारण बताया, सॉइल सैलिनाइजेशन का इशू चल रहा है। ठीक है, आपको बंगाल वगैरह रीजन में क्ले की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो वाटर स्टैग्नेशन का मात्रा ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो है इसके मेजर कॉजेज आपको लिखिए, इसमें इश्यूज अगर डिस्कस करना है तो ये डिस्कस कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से हर सॉइल में जो है आपको क्या है, इसका एरिया क्या है, कैसे बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से क्रॉप उगते हैं और क्या इशू हो सकते हैं, तो सारे सॉइल को आप ऐसे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बताया था, अभी तो और दो क्वेश्चन अभी टाइम लगेगा आपको करने में। जो पहला क्वेश्चन था
ठीक है, आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे। हाँ, और अभी नहीं, कल नहीं लिखना, कल के क्लास के बाद लिखना। ठीक है, ओके, जब कर दूंगा ना इसको पूरा तो फिर ज्यादा, लेकिन आई थिंक कि बस आपको समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा इसको कैसे लिखने का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था? हाँ हाँ, तो आप इंडिया में पढ़ा देता हूँ, बिहार का मैप एक बार जाके देख लेना, वही है और क्या। हाँ, तीसरा था सॉइल डिग्रेडेशन वाला, फूड सिक्योरिटी। तो अभी बस सैलिनाइजेशन बताया, और थोड़ा सा डिग्रेडेशन का और कारण कुछ बताऊंगा। ठीक है, सैलिनाइजेशन क्योंकि यहाँ से लिंक हो रहा था इसको करा दिया है, तो इसको करेंगे। अच्छा, जो आपका डिस्कस मेजर वाले बताए हैं उसको इसी फॉर्मेट में, डिस्कस वाले इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपको एकदम आपका पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं होगा किसी में कुछ लिख दिया किसी में कुछ लिख दिया। उससे होगा क्या ना कि जब आंसर चेक करने वाले को पूरा आपका आंसर नहीं पढ़ने की जरूरत है, ही विल जस्ट रीड द हेडिंग, अच्छा सारे डिस्कस करनी हो गया। जैसे ही आप एक से दूसरे में हो जाएगा, देखा अच्छा इसका पैटर्न मिल रहा है मुझे, तो अननेसेसरी आप उसकी मेहनत बचाओगे। ठीक है, हाँ वो बचा दिए ना, तुमको अच्छा मार्क्स देगा वो। अदरवाइज हैंडराइटिंग लिखोगे जहां पर उसको मेहनत करनी पड़ रही है, बोलेगा इतना तो हम मेहनत करने से रहे, और क्योंकि उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है ना वो कॉपी चेक करने का, तो मेहनत लगता है भाई क्या ही करने का। सब लोग तो एक ही जैसा आंसर लिखता है, कुछ भी लिख रहा है, गाना लिख रहा है, ये लिख रहा है। स्कूल वाला सोच के कई बार करते हैं बच्चे के, लिखना तो है, प्रैक्टिस करी नहीं आंसर राइटिंग की, तो कुछ तो लिखेंगे। चलो।